जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग क्या करेंगे, आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट जो हमारा एग्जाम 2026 में यहाँ पे लगने वाला है, तो हम लोग यहाँ पे करेंगे 50 आपको वो मैं यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे कराऊंगा। जो यहाँ पे ये 50 क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ, अगर आपने यहाँ पे 35 भी क्वेश्चन यहाँ पे कर पाते हो तो जब आप एग्जाम हॉल में वहाँ बैठोगे तो आपका कॉन्फिडेंट अलग ही लेवल का वहाँ पे होगा। यानी वहाँ पे बड़ी आसानी से आप 40+ क्वेश्चन वहाँ पे कर लोगे, क्योंकि यहाँ मैं आपको वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जिनके ज्यादा चांस रहेंगे हमारे पेपर में आने के। यानी सारे क्वेश्चन आपके न्यू पैटर्न बेस में कराऊंगा कि जो हमारा न्यू पैटर्न का अपडेटेड सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे। बस आपको करना क्या, कैसे भी करके 35 तक आपको यहाँ पे सही कर लेने। और ये जो मैं क्लास यहाँ पे कराऊंगा इसका पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। जो आपका एप्लीकेशन आने वाला है वहां पे इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, या फिर मैं अभी कमेंट बॉक्स में आपको एक ग्रुप लिंक वहां पे दे दूंगा व्हाट्सएप पे, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। वहां पे जितने भी प्रैक्टिस सेट होंगे वहां पे सारे पीडीएफ आपको हमेशा आपको तुरंत ही वहां पे देखने को मिल जाएगी। दोस्तों यहाँ पे जैसा मैंने आपको बताया था कि यहाँ मैंने आपको पहले ही बता रखा कि टोटल मैं यहाँ पे 100 प्रैक्टिस सेट यहाँ पे कराऊंगा, यानी कम से कम आगे बार 5000 क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएंगे। अगर जो बच्चा ये 5000 क्वेश्चन अच्छे से वहां पे तैयार करके अपना एग्जाम में बैठ गया, ये मान चला एक भी क्वेश्चन आपका बाहर वहां पे नहीं जाएगा। लेकिन जितने क्वेश्चन यहाँ पे कराए जा रहे हैं सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से वहां पे तैयार करते हुए चलना है। तो यहाँ पे दोस्तों जो पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे आ गया है कि महिला राष्ट्रीय खेल महोत्सव किस वर्ष में आपका शुरू वहां पे किया गया था। ये सारे आपके न्यू पैटर्न बेस के ही वहां पे क्वेश्चन है। बस आपको करना है क्या, इनके आंसर आपको देखना कि क्या स्कोर आपका यहाँ पे हो रहा है, कि हमारा कौन सा पार्ट वीक है, कौन सा अच्छा पार्ट है, कौन सा कमजोर पार्ट है, किस पे हमें ज्यादा फोकस वहां पे करनी, क्योंकि आपके एग्जाम का जो लेवल सेम ऐसा ही वहां पे आने वाला है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, पहला 1975, दूसरा 1974, तीसरा 1976 और चौथा 1970। तो अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन कभी भी वहां पूछा गया तो सीधा सीधा आप क्या बताओगे राइट आंसर। यहां पे हम कह देंगे 1975, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहां पे हो गया। आप काउंट करते चलना क्या स्कोर आपका यहां पे हुआ। अगर यहां पे ये पूछा गया 1975 में सबसे पहली बार कहां पे हुआ था, सिटी का नाम अगर आपसे पूछ लिया जाता तो सिटी का नाम आप क्या बताते, वहां पे आप बताते नई दिल्ली। क्या बताते, नई दिल्ली का ना आप बताते। जो महिलाओं में खेलों को बढ़ावा देने के लिए ये आपका आयोजन आपका किया गया, कब से किया गया, आप कहोगे 1975 ईस्वी से। अब हर बार ये आपका अब वहां पे होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, टेनिस को ओलंपिक खेलों में किस वर्ष वहां पे शामिल किया गया था। यहां से कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि ये बताओ ओलंपिक से कब इसे बाहर वहां पे कर दिया गया था। ये भी क्वेश्चन पेपर में आता है और ये हमारे सामने ऑप्शन आपके दिख रहे हैं। तो आप बताइए राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा। देखो यहाँ पे कमेंट काफी आ रहे हैं, बच्चों के राइट आंसर आ रहे हैं, लेकिन आपको क्या करना है, एक पेन और कॉपी लेके हमेशा बैठिएगा। आप चेक करते रहना कि जीके में कितने हमारे सही हो रहे हैं। जब मैं इनके आंसर आपको बताऊंगा, आप टिक करना है कि आपने इसका आंसर सही दिया या गलत वहां पे दिया, और लास्ट में काउंट जरूर आप वहां पे कर लेना। अब इसकी पीडीएफ मैंने आपको बता दिया, कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप दे दूंगा, उसे ग्रुप को आप ज्वाइन कर लेना। वहां पे डेली आपको पीडीएफ वहां पे मिलती रहेगी, यानी ये क्वेश्चन हमेशा आपके पास वहां पे रहेंगे। क्वेश्चन आपको नोट वहां पे नहीं करने पड़ेंगे, बस इस पे आपको फोकस वहां पे करते हुए चलना है। तो इसका सीधा सीधा राइट आंसर आप क्या कह दोगे, आप कहोगे 1896, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहां पे हो जाता है। और एथेंस ओलंपिक में शामिल किया गया था, जो कि आपका आधुनिक ओलंपिक का पहला संस्करण वहां पे आपका ये हो जाता। अब एक क्वेश्चन ये आता है, ये बताओ टेनिस को आपका ओलंपिक से कौन से वर्ष में वहां पे बाहर कर दिया गया, हटा दिया गया था। ये क्वेश्चन आता है, हटाने का आपसे पूछा जाता वर्ष, तो आप बताते 1924 में इसे आपका हटा वहां पे दिया गया था। अब एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अगर इसे एक बार हटा दिया गया, पुनः दोबारा कब इसे शामिल वहां पे कर लिया गया था। अब ये भी वर्ष वहां पूछा जाता है, तो दोबारा अगर पुनः पूछा जाता है कौन से वर्ष में, तो आप बताते 1988 में। 1988 में सियोल ओलंपिक में, जो वहां पे एक सियोल ओलंपिक में आपको पुनः इसे शामिल वहां पे कर लिया। ये दोनों वर्ष याद करना, दोनों के दोनों क्वेश्चन यहां पूछे जाते। 3 वर्ष हमने बता दिया,
एक 1896, ये 3 डेटें आप यहाँ पे याद करना। 1896 में सबसे पहले शामिल किया गया और 1924 में इसे हटा दिया गया, उसके पुनः आपका 1988 में इसे शामिल वहाँ पे कर लिया गया। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि जो टेनिस खेल वहाँ पे होता है इसे कंट्रोल कौन करता है वहाँ पे। तो अगर कंट्रोल का आपसे पूछ लिया जाता तो आप कहते अंतरराष्ट्रीय टेनिस जो का फेडरेशन होता है, ITF जो होता है, ITF, ये इसे क्या करता है, कंट्रोल करता है, इसे नियंत्रित वहां पे करता है। तो ये सारे डेट हो गया और ये चीज याद करना कि इसे कंट्रोल वहां पे क्या करता है। कोई भी चीज आपसे कभी भी वहां पूछी जा सकती है। अगला क्वेश्चन आता है जापान की मुद्रा क्या वहां पे हो जाती है। देखो जो आपकी राजधानियां हो गई ये आप तैयार करना। देखो अपने जो स्टेट हो गए इनकी राजधानियां पता ही वहां पे होनी चाहिए। इसके साथ साथ जो कुछ कंट्रियां होती है उनकी राजधानियां भी आपको पता होनी चाहिए और उन देशों के आपकी जो मुद्राएं होती है, मुद्राओं एक क्वेश्चन हमारा बनता है, उनकी आपकी मुद्राएं भी पता वहां पे होनी चाहिए। यहां सीधा सीधा पूछा गया जापान की मुद्रा क्या वहां पे होती है। तो अगर जापान की मुद्रा आपसे पूछ ली गई तो आप क्या कहोगे, सीधा हम कहेंगे सर, हम तो कह देंगे एन होती है। क्या कहेंगे, एन। ऑप्शन सी आपकी राइट आंसर यहां पे आपका हो जाता है। अब ये कब से, इसके मान जो इसकी मुद्रा एन है, ये कब से वहां मुद्रा आपकी बनाई गई थी, यानी वर्ष अगर पूछ लिया जाता तो आप क्या कहते, ये कहते 1871 से ये मुद्रा वहां पे आपकी यूज वहां पे की जा रही है। अब देखो एक यहां पे क्या लिखा, ऑप्शन लिखा है पहला, यानी रमन जी ये मुद्रा कहाँ की हो जाएगी, ये कहोगे ये मुद्रा होती है चीन की। मुद्राओं से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यूरो क्या होती है, जितने आपके यूरोपीय संघ में जितने भी देश वहां पे आते हैं उन सभी की मुद्रा क्या होती है, यूरो वहां पे हो जाती है। एक आपका डॉलर यहाँ पे दिया है, जैसे आपका पता ही होगा कि अमेरिका की मुद्रा क्या होती है, पता अमेरिका मुद्रा क्या चलती है, वहां पे डॉलर चलती है। तो ये चीजें पता होनी चाहिए। अब देखो एन में एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, अच्छे से अपने यहाँ हम लोग देखते थे पहले, मान लो से 500 की नोट थी, 1000 की थी, 2000 की थी, लेकिन प्रेजेंट टाइम से 500 की नोट यहाँ पे चल रही है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि जो एन है ये मुद्राओं यानी कौन कौन सी मुद्रा वहां पे चलती है, कितने रुपए की वहां पे चलती है। तो आप क्या बताओ, यहाँ पे जैसे आपका 1000 की मुद्रा हो गई, ठीक है, या आपकी 2000 की हो गई, एक यहाँ पे 5000 की भी चलती है, एक आपके 10,000, यानी ये मुद्राएं होती है, करेंसियां होती है, नोट वहां के होते हैं। अगर यहाँ सिक्कों की बात कर ली जाए, ये तो नोट हमारे हो गए, अगर यहाँ बात की जाए कितने के सिक्के वहां पे चलते हैं, जैसे अपने यहाँ 2 रुपए का होता है, 5 रुपए का होता है, 10 रुपए का होता है, 20 रुपए का होता है, तो वहां पे कौन कौन सिक्के एन मुद्रा में वहां पे आते हैं। तो यहाँ पे एक चीज ये ध्यान रखना, 1 से लेके 500 तक के यहाँ पे सिक्के वहां पे आते हैं। क्या 1 से 500 तक के सिक्के वहां पे आते हैं। तो ये चीजें याद कर लेना, ये डेट वहां पे याद कर लेना। और ये मुद्रा कहाँ, चीन की हो जाए, ये यूरोपीय संघ की होती है, डॉलर कहाँ की, आपकी अमेरिका की मुद्रा वहां पे हो जाती है। हर क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट, सभी पे आपको अच्छे से वहां पकड़ बना के हुए वहां पे चलना है। अच्छा यहां पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा खेल पुरस्कार 4 वर्षों तक लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वहां पे दिया जाता है। एक क्वेश्चन यहां ये भी पूछा जाता है कि ये जो पुरस्कार है ये आखिर किसको दिया जाता है, कोच को देंगे या जो खिलाड़ी होते हैं उनको दिया जाता है। ये भी क्वेश्चन कई बार पेपर में आया है। तो अगर आपके एग्जाम में आप टिक मारते चलना है क्या स्कोर आपका यहाँ पे हो रहा है। तो अगर ये क्वेश्चन आपका पूछा गया तो आप क्या कहोगे, हमें पता भाई, हम तो कहेंगे अर्जुन पुरस्कार। कौन सा वर्ड कहोगे, आप कहोगे अर्जुन पुरस्कार वहां पे दिया जाता है। कब दिया जाता है, 4 वर्षों तक लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए। अब ये किसको वहां पे दिया जाता है, ये खिलाड़ियों को नहीं दिया जाता, ये दिया जाता है वहां के कोचों को। यानी कि जो खिलाड़ी होता है उस खिलाड़ी का जो भी कोच वहां पे होता है उसको ये पुरस्कार वहां पे आपका दिया जाता है। तो अगर पूछा गया किसको दिया जाता है, आप क्या कहोगे, ये कोच को वहां पे पुरस्कार आपका दिया जाएगा। अब यहां पे एक क्वेश्चन ये आता है, आखिर ये बताओ जो अर्जुन पुरस्कार है इसकी शुरुआत कब से वहां पे हुई, यानी ये पुरस्कार कब से आपका दिया जाने लगा। तो वर्ष अगर पूछा जाता आप कहते 1961 से इस पुरस्कार की शुरुआत वहां पे हुई थी। यानी इसमें क्या दिया था, 2.5 लाख रुपए आपको दिए जाते हैं, एक ट्रॉफी आपको दी जाती है, एक आपको वहां पे प्रतिष्ठित पत्र, वहां पे आपको लेटर वहां पे आपका दिया जाता है। ये सारे चीजें आपको वहां पे दिए जाते हैं। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि ये जो
पुरस्कार आखिर दिया जाता है, कितने खेलों में वहां पे दिया जाता है, कितने स्पोर्ट है जहां पे ये अवार्ड आपका दिया जा सकता है। तो अगर खेल आपसे पूछा जाता है तो आप कहते हैं 25 खेलों की श्रेणियों, वो 25 खेलों की श्रेणियों में ये पुरस्कार वहां पे आपका दिया जाता है। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए आखिर ये जो अवार्ड होता है किसके द्वारा वहां पे दिया जाता है, यानी ये पुरस्कार कौन वहां पे प्रदान करेगा, तो किसका नाम बताओगे, जो राष्ट्रपति होगा भारत का वो ये पुरस्कार वहां पे प्रोवाइड कराता है। तो ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, कोई भी चीज आपसे वहां पूछी जा सकती है। अगला क्वेश्चन आता है जो आपकी ये 63वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप कौन से शहर में आयोजित की गई थी। मुंबई है, हैदराबाद है, बेंगलोर है, भोपाल है। तो कौन से शहर में ये वहां पे आयोजित की गई थी, शहर का नाम सीधा सीधा क्या आपको बताना है, वो हो जाएगा बंगलोर शहर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। यानी कि डेट की बात कर लें यहाँ पे 15 से लेके आपका ये 18 सितंबर 2024 को ये आपका बेंगलोर शहर में ये आपका वहां पे कराया गया था। अगर वहां का स्टेडियम पूछ लिया जाए कौन से स्टेडियम में वहां पे हुआ था, तो स्टेडियम का नाम क्या बताओगे आप, सीधा सीधा बताओगे कांटीरवा, ये स्टेडियम का नाम वहां पे आपका हो जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन एक ये याद कर लेना कि यहाँ पे देखो दो चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाती हैं। एक तो आपको ये पूछा जाता है कि ये बताओ आपका AFI इसकी स्थापना वर्ष बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आपका पूछा गया है, तो क्या बताओगे 1946 में इसकी स्थापना वहां पे हुई थी। अब ये बताओ ये जो है AFI किसका सदस्य है, ये किसका सदस्य वहां पे हो जाता है, तो यहां पे ये नाम याद करना IAAF इसका सदस्य यहां पे हो जाता है। तो ये स्टेडियम का नाम याद कर लेना, इसकी स्थापना इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये किसका AFI किसका सदस्य होता है, इसका सदस्य वहां पे आपका हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको पता वहां पे होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है, ये बताओ आपको भारत के किस राज्य में आपका जो बोरेल वन्यजीव अभयारण्य मिलेगा। ये आपका जो बोरेल है वन्यजीव अभयारण्य है भारत के कौन से राज्य में आपको मिलता है, वहां पे कर्नाटक है, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, असम है। तो कौन से राज्य का नाम यहाँ पे आप बताओगे, तो उस राज्य का नाम सीधा सीधा आपको क्या बता देना है, ये हो जाएगा, हम कह देंगे असम राज्य। कौन सा राज्य हो जाएगा, असम राज्य, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या बताओगे, असम। असम राज्य में 2 अभयारण्य और ऐसे वहां पे होते हैं जो पेपर बहुत बार पूछे गए हैं, जैसे कि एक आप यहां पे याद कर लें जो काजीरंगा है, काजीरंगा ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया, जो कि राइनो के लिए बहुत ज़्यादा आपका फेमस वहाँ पे हो जाता है। इसके बाद यहीं पे आपका मानस हो जाता है, जो कि आपका टाइगर के लिए बहुत फेमस वहाँ पे होता है। ये दोनों भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन वहाँ पूछे गए हैं। अब एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ये जो बोरेल वन्यजीव अभयारण्य है ये असम के कौन से जिले में है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में वहाँ पे हो जाता है। तो जिला अगर आपसे पूछा जाए तो जिला का नाम क्या बताओगे, दिमा हसाओ ये वहां का जिला हो जाएगा जहां पे ये अभ्यारण्य आपका स्थित हो जाता है। अब अगर क्वेश्चन ये पूछा गया इस अभ्यारण्य की स्थापना वर्ष अगर आपसे पूछ ली जाती तो क्या बताते, ये आपका 1988 में ये इसकी स्थापना वहां पे आपकी हुई थी। ये हर क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बता रहा हूं, जो आपने न्यू पैटर्न नोट्स वहां पे ले रखे ना, बस वो आप वहां पे तैयार करना। यानी जितने भी आपके जिसको आपके नोट्स आपको दिए, जैसे आप बायोलॉजी हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथ हो गया, जीके, इनके जो कंप्लीट आपको नोट्स वहाँ पे दिए गए और इनके जितने भी आपके एग्जाम अभी तक आर्मी नर्सिंग के वहाँ पे हो चुके, वो सारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको वहाँ पे दिए जा रहे हैं, बस एग्जाम के पहले वो जरूर तैयार करके वहाँ पे जाना। यकीन मान चलना, अगर आपने एक बार वो चीज़ें वहाँ पर तैयार कर ली तो जब भी आप पेपर में बैठोगे इसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। लेकिन ये चीज़ें आप बिल्कुल अच्छे से वहाँ पर तैयार जरूर वहाँ पर कर लेना। और साथ ही साथ आप देखो ये
सारे नोट्स आपको जो एप्लीकेशन आने वाला है वहाँ मैंने ऑलरेडी अपलोड वहाँ पे कर दिए हैं। अब इसके बाद जो ये 50 प्रैक्टिस सेट यहाँ पे हैं, यानी जितने आपके प्रीवियस ईयर पेपर हो चुके हैं उनके प्रैक्टिस सेट यहाँ पे सारे क्वेश्चन यहाँ पे डाल रखे हैं मैंने। एक बार वो क्वेश्चन वहाँ पे जरूर सॉल्व करके जाइएगा, जहाँ से आपको एक आइडिया ये लगेगा कि जो हमारे पेपर क्वेश्चन आ चुके हैं वहाँ पे हम कितना स्कोर वहाँ पे कर पा रहे हैं और इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमारा कितना टाइम वहाँ पे लग रहा है। और ये सारे चीज़ें मैंने आपकी जो आने वाला एप्लीकेशन में वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर ये नोट्स आपको किसी बच्चे को वहाँ लेने में दिक्कत भी हो रही है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे हो जाता है। व्हाट्सअप नंबर मुझे मैसेज कर दीजिएगा आर्मी नर्सिंग नोट लिखे, मैं प्रॉपर आपको व्हाट्सअप पे ही ये नोट्स वहाँ प्रोवाइड करा दूंगा। लेकिन एग्जाम के पहले ये सारी चीज़ें आप तैयार वहाँ पे जरूर कर लीजिएगा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं जो हमारा एक अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर का संबंध संगम साहित्य से है। संगम साहित्य से हो जाएगा, उज्जैन है, सारनाथ है, बोधगया है, मदुरई है। तो किसका नाम वहां बताओगे अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को वहां पे आता है तो यहां पे सीधा सीधा क्या कहोगे, मदुरई। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। मदुरई में एक चीज ये भी आपको पता वहां पे होना चाहिए कि ये जो आपके पांडव थे, यानी जो पांड्य, क्या लिखेंगे, पांड्य राजवंश जो वहां पे था, पांड्य राजवंश, इसकी राजधानी भी वहां पे हो जाती है। इनकी क्या हो जाएगी, राजधानी। ये याद कर लेना अगर क्वेश्चन पूछा गया पांड्य राजवंश की राजधानी। ये आपका जो ट्रेडमैन का एग्जाम वहां पे हुआ था वहां पे ये पूछा गया था कि पांड्य राजवंश की राजधानी कहां पे हो जाती है। तब भी आप किसका नाम बताते, मदुरई का ही नाम आपको बताना पड़ जाता वहां पे। अगला क्वेश्चन आता है कि भारत सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना किस वर्ष वहां पे शुरू की गई। वर्ष का नाम आपसे पूछा जा रहा है, तो कौन सा वर्ष बताओगे। आपसे पूछा गया है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। जब आपको ये कोविड वहां पे आया था तब ये योजना आपकी शुरुआत वहां पे ज्यादा वहां पे इसकी हो गई थी। तो फिलहाल आप राइट आंसर इसका क्या बताएंगे, 2020 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर यहां पे हो जाता है। यानी जब आपका ये कोविड आया था वहां पे तो आपका ये आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना वहां पे आपकी ये शुरुआत वहां पे की गई थी, इसलिए ये आपका इंपॉर्टेंट यहां पे हो जाता है। अभी ये इतना पुराना भी नहीं, आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहां से आपका आ सकता है। एक चीज यहां पे ये भी याद कर लेना, दो आपकी योजनाएं और याद कर लेना, इनके भी वर्ष आपके अक्सर वहां पूछ लिए जाते हैं। एक आप क्या याद करोगे, एक ये सीधा सीधा वहां पे लिख के आएगा PMGP। ये योजना क्या बताओगे, 2008 में शुरुआत हुई थी। एक आपका जो मनरेगा के नाम से आप जानते ही वहां पे हो गया, अगर मनरेगा का आपसे पूछ लिया गया वहां पे, ये योजना आपकी 2005 में ये शुरुआत वहां पे आपकी हुई थी। ये दोनों की दोनों योजनाएं आपकी इंपॉर्टेंट यहां पे हो जाती हैं, अक्सर यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो दोनों योजनाएं अच्छे से आप वहां पे तैयार कर लीजिएगा। अब अगले क्वेश्चन की बात हम लोग यहां पे कर लेते हैं। देखो तराई की दूसरी लड़ाई किसका पूछा गया, दूसरी लड़ाई। देखो तराई की जो पहली लड़ाई का वर्ष भी आपके एग्जाम में आता है, तो तराई की पहली लड़ाई का वर्ष और दूसरी लड़ाई का वर्ष दोनों आपको बिल्कुल वहां पे क्लियर होने चाहिए। लेकिन दूसरी लड़ाई अक्सर आपके एग्जाम में क्वेश्चन वहां पूछी गई है, तो दूसरी लड़ाई कब वहां पे लड़ी गई थी, ये हमारे ऑप्शन वहां पे दिख जाते हैं। तो अगर आपका एग्जाम जब भी वहां पे हुआ और ये क्वेश्चन रिपीट वहां पे हो गया तो सीधा सीधा आपको क्या बता देना, बताओगे 1192। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अब अगर क्वेश्चन पूछा गया कि चलो हमने मान ले दूसरी लड़ाई जो तराई की हुई थी ये 1192 में हुई थी, अब अगर क्वेश्चन पूछा गया आखिर ये लड़ाई किनके बीच वहां पे हुई थी, तो अगर पूछा जाए ये लड़ाई किसके बीच वहां पे हुई, सीधा बताना पृथ्वीराज चौहान और जो मोहम्मद गौरी था इनके बीच में ये लड़ाई वहां पे हुई थी। ये क्वेश्चन भी वहां पे आता है, किनके बीच में ये लड़ाई, तराई की जो दूसरी लड़ाई किनके बीच में वहां पे हुई, तो ये पता होना चाहिए। अगर क्वेश्चन ये पूछा गया जो तराई की पहली लड़ाई थी ये कौन से वर्ष में वहां पे हुई थी, दो लड़ाई तो इन दोनों के बीच वहां पे हुई थी, गौरी और पृथ्वीराज के बीच में, लेकिन पूछा क्या गया पहली लड़ाई। अगर पूछा है वर्ष यहां पूछेगा तो पहली लड़ाई का वर्ष अगर पूछा जाता तो 1191 में ये डेट वहां पे याद कर, सीधा सीधा ज्यादातर यहां पे आपका वर्ष ही आपसे वहां पूछा जाता है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं जो हमारा अगला क्वेश्चन है क्या आ जाता है, जम्मू और कश्मीर जो आपका पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2021 को राज्यसभा में कब पेश वहां पे किया गया था।
राज्यसभा का पूछा जा रहा है। तो देखो यहाँ पे राज्यसभा का भी आपको पता होना चाहिए, लोकसभा का भी पता होना चाहिए, और इसके बाद राष्ट्रपति ने इसे कब मंजूरी वहां पे दी थी। यानी जो आपने देखा होगा आर्टिकल 317 था जो जम्मू कश्मीर से रिलेटेड वहां पे हो जाता, 370 था वहां पे, उसमें जो संशोधन वहां पे हुए थे इसी से रिलेटेड यहाँ पे होता, इसी वजह से ये आपका इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है, खास तौर पे आर्मी एग्जाम के लिए, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ पहले तो हम राइट आंसर क्या मार देते हैं, 4 फरवरी 2021 इसका राइट आंसर हमने बता दिया। देखो यहां पे 3 डेट मैं बताऊंगा, तीनों की तीनों डेट आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती है, कोई भी डेट आपसे आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। पहली डेट आप याद करेंगे 8 फरवरी 2021, यहां पे क्या हुआ था, ये आपका राज्यसभा में, क्या बताओगे, राज्यसभा में ये वहां पे इसको मंजूरी मिली, ठीक है। दूसरा क्या हुआ आप बताओगे 13 फरवरी, 13 फरवरी में क्या बताओगे, याद रखोगे लोकसभा, लोकसभा याद कर लेना। अब एक डेट याद कर लेना आपका 28 फरवरी, 28 फरवरी 2021, इसमें क्या 2021 इसमें क्या हुआ था, राष्ट्रपति ने इसकी मंजूरी वहां पे दे दी, किसने, राष्ट्रपति ने इसकी मंजूरी वहां पे प्रोवाइड वहां पे करा दी थी। तो ये तीनों डेट आपको पता वहां पे होनी चाहिए। अगर क्वेश्चन कभी आपसे ये पूछा गया कि ये विधेयक पेश किसने वहां पे किया था, अगर पूछा गया ये विधेयक पेश किसने वहां पे किया था, तो यहां पे नाम क्या याद करो, जो गृह राज्य मंत्री थे जिनका नाम हो जाएगा किशन रेड्डी, किशन रेड्डी के द्वारा ये विधेयक आपका पेश वहां पे किया गया था। तो ये सारे नाम पता कर लेना। ये क्वेश्चन भी आपका एसएससी के एग्जाम में पूछा गया था कि ये विधेयक किसके द्वारा पेश किया गया था, क्या बताओगे, ये गृह राज्य मंत्री जो किशन रेड्डी द्वारा पेश वहां पे किया गया था। तो ये डेट हो गया और किसके द्वारा आपका ये पेश किया गया, ये सारी चीजें आप पता कर लेना, इंपॉर्टेंट आपकी हर चीज वहां पे हो जाती है। अब यहां से हम लोग देखेंगे मैथ के 5 क्वेश्चन जो हमारे पेपर में आते हैं। देखो मैथ के लिए आपका बिल्कुल परेशान नहीं होना, मैथ के क्वेश्चन बिल्कुल वहां पे नॉर्मल आपको देखने को मिलेंगे, बस अगर थोड़ी बहुत कैलकुलेशन आपको आती, 5 क्वेश्चन बड़ी आसानी से मैथ के आप वहां पे सही कर लोगे। पहला क्वेश्चन आया है कि ये पूछा गया 120 240 480 का एलसीएम बताइए, लघुत्तम समापवर्तक पूछा गया। तो लघुत्तम समापवर्तक इसके कई सारे तरीके भी वहां पे होते हैं, आप कोई भी तरीका यूज करके इसका आंसर वहां पे ला सकते हैं। देखो एक बिल्कुल बेसिक सवाल, देखो यहाँ पे क्या डिजिट दी गई, 120 लिखा हुआ है, एक आपको यहाँ पे 240 लिखा हुआ है, एक आपका 480। देखो इनको आप चाहो तो अलग अलग गुणनखंड इनका कर लो, फिर वहां से हम लोग एलसीएम ले सकते हैं। तो जब हम 120 का गुणनखंड यहाँ पे करेंगे, ये क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, ये क्या हो जाता है, आप इनका गुणा करोगे 120 का, ये फैक्टर वहां पे आपके हो जाते हैं। ऐसे जो आपका 240 का होता है, इसका हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, ये क्या हो जाता है 240 के फैक्टर हमारे यहाँ पे हो गए। अब इसके बाद जो 480 यहाँ पे हो गया, इसका हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे, एक बार 2 और जाएगा, फिर 3 गुणे फिर 5, यहाँ पे ये इसका फैक्टर यहाँ पे आ जाएगा। अब ये बताओ अब इसका एलसीएम कैसे लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो सबसे ज्यादा घात वाली लेते हैं। तो हमने देखा जो 2 है सबसे ज्यादा, इसी में तो हमें देखने को मिल रहा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 2 की घात 5 इसका हमने अलग ले लिया। इसके बाद हम देख रहे हैं कि जो 3 एक बार, इसमें भी केवल एक ही 3 है, इसमें भी एक 3 है, इसमें भी एक 3 है। तो हमने क्या किया, 1 3 यहाँ पे ले लिया आपने। इसके बाद केवल 5 ही बच रहा, 1 5 यहाँ बच रहा, 1 5 यहाँ, 1 5 यहाँ है। दो यहाँ पे अगर 2 5 होते हैं, 2 5 लेते हैं वहां पे, लेकिन एक ही हम यहाँ पे ले, 1 5 हमने इसका ले लिया। अब इसको सॉल्व करो, कितना वहां पे आपका आ जाएगा। अब इसे सोल्व करो, कितना आ जाएगा यहाँ पे, 5 15 गुणे 3, इसे सोल्व किया, ये आपका यहाँ पे मिल जाएगा आपका 200, ये हो जाएगा 480। इनको सोल्व करो, गुणा करो, कितना आ जाएगा, 480 आपका आ जाएगा। तो आप सीधा सीधा आंसर क्या बता देंगे, इसका आंसर हमारा हो गया 480। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो गया। केवल गुणनखंड करना, मैथ के क्वेश्चन बिल्कुल आपके नॉर्मल इजी आएंगे, बस थोड़ी कैलकुलेशन अगर आपकी सही है तो आप बड़ी आसानी सारे आंसर वहां पे दे सकते हैं। देखो 800 ग्राम के 45% का 20% क्या, ये आपके पेपर का ही लेवल है, जो आपके पेपर वहां पे क्वेश्चन आते हैं सेम इसी पैटर्न के आपको वहां पे देखने को मिल जाएंगे। कैसे सॉल्व करोगे, हमने सीधा लिखा, यहाँ पे लिख दिया 800
45%, 45% हटाया बटे में 100 हो गया। यहाँ लिखा 20% हटाया आपका हो गया 0। ये आपने 2 0 2 0 सीधा सीधा हमने यहाँ पे कट कर दिए। 20 से कट गया, ये हमारा 5 बार गया। 5 से काटा, ये हमारा 9 हो गया। और 8 गुणे 9 किया, कितना आ गया? आपने कहा 72 हमारा हो गया। तो आंसर आप क्या कह दोगे? सीधा आप कहोगे 72 ग्राम हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया। सेम ऐसे आंसर आपको वहां पे देने हैं जो आपके एग्जाम में आएंगे। मैथ के 5 क्वेश्चन बड़ी आसानी से आप वहां पे सही कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि एक वृत्ताकार बाग की जो परिधि है 253 मीटर है और 8 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से उसे समतल करवाने की लागत क्या होगी? पाई का मान आपको रखना 22/7। देखो, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको वहां पे करना क्या होगा? सबसे पहले निकालना होगा आपको एरिया। जब तक आप एरिया निकालोगे, क्षेत्रफल जो भी आपका निकलेगा उस क्षेत्रफल को आपको 8 से वहां पे गुणा कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो क्षेत्रफल निकालने के पहले, क्योंकि हमें यहाँ परिधि दी गई है, तो परिधि अगर आपको पता है, यहां से आप क्या निकालो? त्रिज्या। पहले क्या निकालेंगे? त्रिज्या, क्योंकि हमें पाई का मान तो पता ही है। और जो वृत्त की आपकी परिधि क्या होती है? 2πr वहां पे हो जाती है। तो यहां पहले निकालेंगे त्रिज्या। जब त्रिज्या हमें पता हो जाएगी, क्षेत्रफल क्या होता है? πr² होता है। वहां क्षेत्रफल निकालेंगे, जो क्षेत्रफल आपका निकलेगा उसे सिंपल सा 8 से गुणा कर देना, आपका आंसर वहां पे आ जाएगा। तो हम पहले क्या निकालते हैं? आपकी त्रिज्या। देखो, परिधि क्या होती है? 2πr होती, ये बराबर आपका दिया गया है 253 के बराबर दिया गया है। तो यहां बताओ ये r का मान क्या हो जाएगा? r बराबर आप सीधा कह सकते हैं 253। जो पाई का मान क्या दिया गया यहाँ पे? 22/7। तो ये पाई नीचे आएगा, संख्या पलट जाएगी, यहाँ पे हो जाएगा 22 और ये 7 आपका हो गया ऊपर, 7 ऊपर हो गया। अब यहाँ पे ये 2 नीचे लिखा, 2 नीचे भी हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इसको सॉल्व करिए, कितना यहाँ पे आपका आ जाता है। इसे सॉल्व करिए, यहाँ पे कितना आएगा? सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो गया आपका, पहले इसे कट करिए, जिससे जो संख्या जितने से आप कट जाए आप वहाँ पे काट लीजिए और इसको सॉल्व करिए, फिर देखिए कितना आंसर वहाँ पे आता है। अगर हम इसे 11 से काटते हैं, 11 दूना 22 हुआ, ये हो गया हमारा 11 दूना 22 हुआ, ये 11 33 हमारा हो गया। ऊपर गुणा किया, कितना हो जाएगा? 161 यहाँ पे हो गया। नीचे 2 गुणे 2 की, ये आपका 4 यहाँ पे आ गया। तो हमें पता हो गया जो त्रिज्या हमने कितने निकाली, त्रिज्या अभी हमने निकाली 161/4, ये त्रिज्या होगी। अब देखो क्षेत्रफल क्या होता है वृत्त का? आप कहते हैं πr² यहाँ पे होता है। तो पाई का मान हमें पता है 22/7 हो गया। आर का मान अभी हमने निकाला यहाँ पे कितना? 161/4 गुणे 161/4, ये तो हमारा निकल आएगा क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखो इसी क्षेत्रफल में हमसे पूछा गया लागत पूछी जा रही है। अब इस जो हमारा निकलेगा क्षेत्रफल, उसको हमने क्या कहा था? आपको 8 से यहाँ पे गुणा कर देना है। तो जैसे हम इसे केवल 8 से यहाँ पे गुणा कर देंगे तो ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा? आप कहोगे ये टोटल हमारा यहाँ पे लागत निकल के आ जाएगी। कितनी लागत हमारी यहाँ पे आएगी? तो यहाँ से आप लागत आप बड़ी आसानी से वहां पे निकाल लोगे। तो इसको आप जब सॉल्व करोगे, ये लगभग आपका कितना आ जाएगा? जो वैल्यू जहां कटे, 7 से काटो, 7 दूना 14, 15 16, 2 7 21 आपको यहाँ पे हो गया। 4 से काटा आपने सीधा, 4 दूना 8 हो गया। 2 से काटा, 2 दूना 4, इधर 11 हुआ। 2 से हमने काटा, ये 1 हो जाएगा। अब इन सभी को जैसे आप गुणा करोगे, लगभग कितना आएगा? 40,733 रुपए आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो आप क्या कह सकते हैं राइट आंसर यहाँ पे? ये हो जाएगा आपका 40,733। ऑप्शन नंबर जो डी यहाँ पे हमारा दिया गया, ये आपका राइट आंसर हो जाता है। बिल्कुल नॉर्मल आते हैं, बस आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए। जितनी ज़्यादा अच्छी कैलकुलेशन होगी उतनी जल्दी सभी के आंसर आप वहाँ पे दे पाओगे। देखो अगला क्वेश्चन देखो, ए किसी कार्य का 8 दिनों में बी 12 दिन में पूरा करता है। यदि वे दोनों मिलकर 3 दिन तक एक साथ वहां पे कार्य करते हैं, अब ये पूछा गया है उस कार्य का कितना हिस्सा शेषफल बचा वहां पे। अगर 3 दिन मान एक साथ काम कर लिया वहां पे, तो कितना काम हमारा और यहाँ बचा है, ये हमसे पूछा गया है। देखो यहाँ पे सिंपल लिखते हैं, एक यहाँ पे लिखा ए, यहाँ बी, 2 लोग हो गए। ए पूरे काम कर रहा था, ये 8 दिन में कर रहा था, ये 12 दिन में। सिंपल से क्या करना, एलसीएम लो। एलसीएम कितना हो गया? आपने
आपने कहा एलसीएम आपका 24 हो गया, यहाँ पे हुआ 8 से 24, इधर हमने भाग किया 12 दूना 24। तो इसका मतलब ये होता है कि जो आपका ए है इसकी क्षमता एक दिन की कितनी आ रही है, 3 यूनिट एक दिन में काम कर रहा है। अब बी की क्षमता क्या आ रही है, यानी एक दिन में 2 यूनिट वहां पे काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया, देखो अब ये बताओ दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 3 2 5 यहाँ पे कर रहे हैं। सवाल देखो ये बीच में क्या होता है, ये हमारा कुल काम यहाँ पे हो जाता है। अब सवाल में ये दिया गया कि 3 दिन तो ये एक साथ मिलके वहां पे काम करते हैं। अगर एक दिन में 5 काम कर रहे हैं, 3 दिन में कितना कर लेंगे, 5 गुणे 3 यानी 15। एक 3 दिन में कितना काम कर लिया, इन्होंने 15 काम कर लिया। लेकिन कुल काम कितना हमारा 24 था वहां पे, बटे हमने क्या करे सिंपल सा 24, 24 काम को पूरा था और 15 काम इसमें आपका हो गया। अब कट करिए, 5 से काटो, 5 वो 3 से काट दो, कितना होगा, 3 और 24 हो गया। ऊपर 3 से काटा, 3 5 ये आपका 15 हुआ, ये 3 और 24 हो गया, यानी 5/8। यानी अगर कुल काम हमारा 8 था, इसमें 5 काम हो गया। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा गया कि कितना काम आपका हुआ, हमसे पूछा गया कितना काम शेष आपका बचा है। क्या पूछा जा रहा है, कितना काम आपका शेष बचा है। तो 8 में अगर 5 काम आपका हो गया तो बचा कितना, 3 ही काम तो बचा है। तो आप क्या कह सकते हो, यहाँ पे शेष काम हमारा कितना बच रहा है, 3/8 यहाँ पे हो जाएगा। यानी 5 काम हो गया, 3 ही तो हमारा बचा है। तो हम क्या कह सकते हैं, 3/8, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। तो सिंपल सा आपको ऑप्शन बी में वहां पे टिक कर देना है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये है, ध्यान से देखो, भी बताइए राइट आंसर इसका यहाँ पे कितना हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या दिया जा रहा है, अब स्टार्टिंग में 143 खिलाड़ियों की कबड्डी टीम का औसत आपका 93 वहां पे था। बाद में क्या हुआ, अगर प्रबंधक का वजन भी शामिल वहां पे कर लिया जाए तो औसत वजन आपका 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। तो प्रबंधक का वजन बताओ कितना वहां पे हो जाएगा। प्रबंधक का आपका वजन आपसे पूछा गया कितना वहां पे हो जाएगा। देखो औसत का जो औसत बराबर क्या होता है, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या वहां पे हो जाती है। तो योग बराबर क्या हो जाएगा, वहां पे पदों की संख्या गुणे औसत वहां पे हो जाती है। तो हम अगर ये निकाल ले कि 143 जो खिलाड़ी वहां पे थे, इनका औसत अगर आपका 93 है यहाँ पे, तो यहाँ पे इनका योग कितना हो जाएगा, पहले वाले का योग कितना हो जाएगा, आप कह सकते हैं 143 गुणे आप 93 करोगे, ये इनका पहले का योग हो गया। लेकिन बाद में क्या कहा गया, जब प्रबंधक भी वहां पे जुड़ गया, अगर पहले 143 संख्या वहां पे थी, अब प्रबंधक भी वहां पे जुड़ गया, अब संख्या एक और बढ़ जाएगी। तो हम कह सकते हैं अब संख्या होगी आपकी 144 यहाँ पे हो गई। अब इसमें यह भी कहा गया कि औसत भी आपका एक वहां पे बढ़ गया। अगर औसत पहले 93 था तो अब औसत कितना हो गया, आपका हो गया 94 यहाँ पे हो गया। तो आप ये कह सकते हो कि इस संख्या में इनको गुणा करके इसमें हम जैसे ही इसे माइनस कर देंगे तो जो एक डिजिट हमारी बढ़ी है प्रबंधक की आय, वो आपकी निकल के आ जाएगी। तो आप कैसे निकालोगे यहाँ पे, अब इसको सबसे पहले गुणा यहाँ पे करो, 144 गुणे आप 94 करोगे, ये निकल के आएगा 13,536 यहाँ पे निकल के आ जाएगा। अब जब आप 143 का गुणा 93 में यहाँ पे करते थे तो ये इसका वैल्यू कितनी आ रही है, 13,299 यहाँ पे निकल के आ रही थी। अब ये जो वैल्यू इसकी बढ़ी हुई है, कैसे बढ़ी है, जो प्रबंधक की आपने अलग से जोड़ा वही तो आगे बढ़ गई है। अब जब इसमें आप ये माइनस वहां पे कर दो तो ये कितना निकल के आएगा, आप कह सकते हो 237 केजी यहां पे आपका निकल के आ गया। तो यही 237 क्या हो जाएगा, जो प्रबंधक की आपकी आयु वहां पे हो जाएगी। तो आप कह सकते हो कितना, 237, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हमारा हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन हमारे मैथ के वहां पे आते हैं देखने को। अब ये सारे क्वेश्चन जितने भी मैं यहाँ पे करा रहा हूँ सारे आपको तैयार अच्छे से वहां पे करने हैं, क्योंकि जब आपका एग्जाम लगेगा सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में वहां पे देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ से हमारे फिजिक्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। फिजिक्स के हमारे जैसे पता है 5 क्वेश्चन आपके आते हैं और सेम यही पैटर्न आपके क्वेश्चन का वहाँ पे होने वाला है। पहले क्वेश्चन पूछा गया, प्रिज्म में प्रकाश की जो विभिन्न रंगों का विभाजन, देखो इनका जो विभाजन होता है, एक तो ये पता होना चाहिए किस क्रम में विभाजन होता है, इसका पूरा फॉर्मूला आपको पता वहां पे होना चाहिए। विभाजन ये आपका दिया जा रहा है और ऑप्शन क्या दिए, प्रकाश का परावर्तन है, प्रकाश का विक्षेपण है, प्रकाश का विवर्तन है और प्रकाश का अपवर्तन है।
तो बताओ प्रिज्म में जो प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन होता है उसका रीजन क्या वहां पे होता है? तो रीजन आप क्या बताओगे वहां पे? ये होता है प्रकाश का विक्षेपण। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अब देखो यहाँ पे जो इनका स्पेक्ट्रम का रंग का जो क्रम होता है ना, क्रम आपसे पूछा जाता है, तो इनका क्रम का एक सिंपल सा फॉर्मूला क्या आप यहाँ पे याद कर लो, विबग्योर, VIBGYOR, ये क्या इनका एक क्रम होता है ना, इनके जो रंगों का क्रम वहां पे होता है, ये सीधा क्रम आप यहाँ पे याद करना। अब एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कौन से रंग का विक्षेपण सबसे ज्यादा होता है, किसका कम वहां पे होता है? तो पहला एक ये याद कर लेना, यहाँ पे जो बैंगनी रंग होता है, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ पे सीधा सीधा पूछेगा कि जो बैंगनी रंग होता है ये सबसे अधिक वहां पे मुड़ता है, क्योंकि इसकी जो तरंग दैर्ध्य होती है सबसे कम वहां पे होती है। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि कौन से रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम वहां पे होती है? तो तरंग दैर्ध्य सबसे कम किस रंग की वहां पे होगी? आप कहोगे बैंगनी रंग की। अब अगर कम हो गया तो ज्यादा वाला भी पूछा जा सकता है। अगर ये क्वेश्चन पूछा गया कि कौन से रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा वहां पे होती है, तो क्या बताओगे? लाल रंग आपको पता होना, क्यों जो आपका लाल रंग होता है ये सबसे कम वहां मुड़ता है। इसीलिए देखा होगा कि जो आपके सिग्नल होते हैं, जहां पे आप देखा होगा कि जिसे रेल की पटरी जो सिग्नल होते हैं रेड कलर के बनाए जाते हैं, यही रीजन वहां पे होता है कि जो आपका लाल रंग होता है ये ज्यादा मुड़ता नहीं, यानी ये काफी दूर तक ये प्रकाश उसका वहां पे जाता है। इसी प्रकार जितने भी आपके सिग्नल होते हैं ज्यादातर आपके रेड वहां पे यही रीजन होता बनाने का। तो यहाँ पे क्या कहोगे, जो आपका लाल रंग होता है इसकी तरंग दैर्ध्य क्या हो जाएगी? सबसे अधिक वहां पे होती है। तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन क्या मैंने बताया पूछेगा, तरंग दैर्ध्य कौन से रंग की सबसे ज्यादा होती, कौन से रंग की सबसे कम होती, ये सीधा सीधा आपको पता वहां पे होना चाहिए। ये हर चीज आपका इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। अब ये क्रम आप याद कर लेना कि कौन से क्रम से आपकी ये मुड़ते हुए वहां पे आते हैं, ये क्रम आपको पता वहां पे होना चाहिए। अब एक नाव डूबेगी जब वह अपने बराबर पानी विस्थापित करेगी, आयतन, भार, सतह, क्षेत्र, घनत्व। अब बताओ क्या होगा? देखो कोई नाव मान लो पानी में वहां पे तैर रही, तो वो तैरती क्या रीजन वहां पे होता है, क्यों तैरती वहां पे? जैसे आप देखा होगा कि मान लो यानी एक क्विंटल की नोटें वो जो बोट होती हैं वो आपकी तैरती वहां पे रहती है, लेकिन एक सुई जब हम उसमें डालते हैं वो आपके डूब जाती है। इसका रीजन क्या होता है? क्योंकि ये नाव आपकी वैसी वहां पे वैसी डिजाइन वहां पे की जाती है कि जितना नाव का भार वहां पे होता है उससे ज्यादा वो पानी को क्या करती है? विस्थापित कर दी है। जितना पानी वो विस्थापित करती है जितना उनका भार वहां पे उसके बराबर। तो यही रीजन है कि नाव आपकी डूबती नहीं, वो तैरती वहां पे रहती है। तो आप राइट आंसर क्या बताओगे इसका? यहाँ पे सीधा बताओगे भार, यहाँ बताओगे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। यानी जो आपका आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है, कोई वस्तु तरल में डूबने पर अपने भार के बराबर ऊर्ध्वप्लवन बल अनुभव वहां पे करती है। यानी जब उतना भार, जितना मान लो नाव का भार है उतना उसने जल हटा दिया, उसके नीचे से एक बल वहां पे काम कर रहा है, वही बल उसे तैरने में, उसे वहां पे डूबने वहां पे नहीं देती। तो अपने भार के बराबर वो अपना जल वहां पे हटाती है। अब यहां पे एक ये याद कर लेना वहां पे कि जो आपका हाइड्रोमीटर है, ये क्वेश्चन सीधा सीधा आपसे पूछेगा कि जो आपका हाइड्रोमीटर जो होता है ये तरल घनत्व मापने के लिए आर्किमिडीज के सिद्धांत पे ही वहां पे काम करता है, क्योंकि हमें पता है कि हाइड्रोमीटर काम क्या होता है, जो तरल का घनत्व वहां पे मापता है। और ये किसके सिद्धांत पे वहां पे काम करता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो किसके सिद्धांत पे काम करेगा? आप बताओगे आर्किमिडीज के सिद्धांत पे ये वहां पे काम करता है। ये इंपॉर्टेंट, इसका सिद्धांत पूछा जाएगा, हाइड्रोमीटर किसके सिद्धांत पे कार्य करता है? तो आर्किमिडीज का सिद्धांत आपको पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पूछा गया, तरल से सतह तनाव किसके कारण होता है? जो तरल में सतह तनाव होता है किसके कारण वहां पे होता है? किसके? तो तनाव का मतलब ये होता है कि जो द्रव होता है यानी वो मतलब कम स्पेस लेने का कोशिश करता है, कि जितना कम स्पेस हो उतना कम जगह वहां पे लेता है। तो यही चीज पूछा गया है किसके कारण होता है? अणुओं के बीच आसंजन बल के कारण, अणुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण के कारण, अणुओं के बीच ससंजन बल के कारण, या अणुओं के बीच विद्युत बल के कारण। तो किसके कारण जो तनाव की कंडीशन होती है किसके कारण वहां पे होती है? आप कहोगे जो आपके ससंजन बल लगता है अणुओं के बीच में, इसके कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अगर आपसे ये पूछा गया कि जो आपकी तनाव होती है इसकी इकाई आपसे पूछी जाती है, तनाव की इकाई बता दीजिए क्या वहां पे होती है, तो इसकी इकाई सीधा सीधा क्या बताओगे? न्यूटन मीटर।
न्यूटन प्रति मीटर इसकी क्या हो जाएगी, इकाई वहां पे आपकी हो जाएगी। इकाई इंपॉर्टेंट ये भी है, याद करना, पेपर में आता है। मैंने बताया कि आपको अगर आपने 30 क्वेश्चन यहाँ पे सही कर पा रहे हो तो आप जब पेपर में बैठोगे आप ये मान चलना आप 40+ क्वेश्चन वहाँ पे करके आओगे। लेकिन अगर आप ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ यहाँ पे 35 क्वेश्चन अगर आपके सही यहाँ पे हो रहे हैं तो। अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं, एक गोलाकार प्लेट है, एक घन है और एक गोला है, सभी एक ही सामग्री से बने हैं और समान द्रव्यमान वाले या 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किए जाते हैं तो कमरे में छोड़ दिए जाए, उनमें से किसकी शीतलन दर सबसे धीमी वहां पे होगी, सबसे धीमी किसकी वहां पे होगी। ये क्वेश्चन केवल सोचने वाला वहां पे हो जाता है। देखो आपने देखा होगा कि जैसे आप ये मान चलो कि आप मान लो एक कटोरी लो, एक थाली ले लो, ठीक है, एक कटोरी में मान लो कुछ आपने कुछ भी डालिए, दूध डालो, एक थाली में दूध डालो, तो बताओ किस में जल्दी ठंडा होगा। तो आप सभी को पता है कि जो आपकी थाली होगी उसमें दूध ज़्यादा जल्दी ठंडा वहाँ पे हो जाता है। इसका रीजन यही होता है कि जब आपका एरिया ज़्यादा वहाँ पे, जिसका आपका क्षेत्रफल ज़्यादा वहाँ पे होगा, वो चीज़ जल्दी आपकी ठंडी वहाँ पे होती है। यहाँ पूछा क्या जा रहा है, किसकी शीतलन दर सबसे धीमी होगी, यानी कौन सबसे धीमी ठंडा होगा। तो भाई जो अभी मैंने बताया जो कटोरी वम जो होगा वो जब बहुत धीमे वहाँ होगा क्योंकि उसका जो एरिया होगा, क्षेत्रफल होगा, कम होता है। तो यहाँ पे आपका क्या दिया गया, गोलाकार है, प्लेट है, घन है, एक गोला है। तो यहाँ पे हमें ये पता है कि जो आपका गोला होता है, गोला क्या होता है, वो उसका जो क्षेत्रफल क्या होगा, भाई बहुत कम लेता है वहाँ पे, तो इसी वजह से वो बहुत धीरे धीरे वहाँ पे ठंडा होगा। तो आप कहोगे ऑप्शन सी इसका राइट आंसर वहाँ पे हमारा हो जाए। क्या कह दोगे, ऑप्शन सी राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। जिसका आपका एरिया, क्षेत्रफल कम वहां पे हुआ, वही चीज आपको बहुत धीरे धीरे ठंडी वहां पे आपकी हो जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि जो आपका ऑप्टिक फाइबर का यूज कहां पे होता है, आपका सीटी स्कैन में या एक्सरे फोटो में, अल्ट्रासाउंड में या एंडोस्कोपी में, किसका पूछा गया, ऑप्टिक फाइबर का यूज कहाँ पे आपका किया जाता है। तो आप क्या कहोगे, इसका यूज होता है एंडोस्कोपी में। और एंडोस्कोपी क्या होता है, जो ऑप्शन डी आपका राइट है, एंडोस्कोपी में फाइबर से शरीर की जो अंदर की छवि देखने के लिए यूज वहाँ पे किया जाता है कि हमारे अंदर क्या दिक्कत वहाँ पे है, ये कहाँ पे यूज होता है, एंडोस्कोपी में ही आपका यूज वहाँ पे किया जाता है कि हमारे अंदर आके जो प्रॉब्लम शरीर के अंदर है वो क्या दिक्कत वहां पे आ रही है। तो किसका यूज करेंगे, आप बताओगे एंडोस्कोपी का यूज वहां पे किया जाएगा। अगला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है व्यावसायिक, यहां से हमारे क्या केमिस्ट्री के 15 क्वेश्चन स्टार्ट यहां पे हो जाते हैं, यानी 15 क्वेश्चन हमारे केमिस्ट्री के बच रहे हैं और 15 क्वेश्चन हमारे बायोलॉजी के बच रहे हैं। यानी अभी तक हमने 20 क्वेश्चन यहां पे अपने देख लिए, अब 30 क्वेश्चन और हमारे यहां पे बच रहे हैं। यानी अब आपको देखना है क्या स्कोर आपका वहां पे हो रहा है। कोई भी क्वेश्चन आप ये मान चलना, मैंने बता दिया है, अगर आपके 35 तक सही कर पाए, तैयारी बिल्कुल सही चल रही है। और दोस्तों ये वीडियो अगर आपको जरा भी इन्फॉर्मेटिव लग रही है, वीडियो को लाइक करना आप ना भूलेगा। और यहाँ पे इसकी जो मैं प्रैक्टिस सेट आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वहाँ कमेंट बॉक्स वहाँ पे दे दूंगा, वो ग्रुप आप ज्वाइन कर लें ताकि जो क्लासें वहाँ पे हो प्रैक्टिस सेट की, उनकी पीडीएफ आपको हमेशा वहाँ पे मिलती रहे। तो बताओ व्यावसायिक नाइट्रिक एसिड रंगीन होता है क्योंकि इसमें क्या घुला होता है, ऑक्सीजन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है या रंगीन अशुद्धियां। तो क्या बताओगे राइट आंसर, यहां पे आप सीधा सीधा कह दोगे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहां पे हो जाता है क्योंकि दोस्तों जो आपका ये नाइट्रिक एसिड होता है, ये जो आपका NO2 होता है, ये वैसे होता है क्या, भूरे रंग का होता है। किस रंग का होता है, आप कहोगे वैसे कि आपका भूरे रंग की एक गैस होती है जो एसिड में घुल के, जब ये आपका एसिड में वहां पे घुल जाती है तो कैसा रंग हो जाता है, इसका पीला रंग वहां आपका हो जाता है। अब एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो आपका नाइट्रिक एसिड का निर्माण कौन से प्रक्रिया के द्वारा होता है। अगर इसका पूछा जाए, इसका जो आपका निर्माण वहां पे होता है, इसका प्रक्रिया आपसे पूछ ली जाए तो प्रक्रिया का नाम क्या बताओगे, ऑस्टवाल्ड। ऑस्टवाल्ड इस प्रक्रिया से इसका वहां पे आपका निर्माण वहां पे होता है जहां अमोनिया क्या होता है, ऑक्सीकरण वहां पे आपका किया जाता है। तो अगर पूछा जाए इसका निर्माण कौन सी विधि के द्वारा होता है, ये विधि भी याद कर लेना, विधियां वहां पे आपकी पूछी जाती हैं। तो हमने क्या कहा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और नॉर्मल में कैसा रंग होता है आप बताओगे, ये भूरे रंग का आपका वहां पे होता है। अगला क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, उच्च नाइट्रोजन सामग्री वाला उर्वरक बताओ कौन सा है। किसका पूछा गया, उर्वरक पूछा जा रहा है।
जिसमें नाइट्रोजन क्या हो, ज़्यादा हो। यूरिया बताओगे, अमोनियम सल्फेट बताओगे, अमोनियम नाइट्रेट बताओगे, कैल्शियम साइट्रेट बताओगे। तो आप किसका राइट आंसर क्या यहाँ पे बताएंगे? तो हमें पता भाई, आपने देखा होगा यूरिया ही तो आपकी होती है। यूरिया से कई सारे क्वेश्चन भी हमारे पेपर में पूछे गए हैं। तो यानी इस यूरिया जैसे फार्मूला भी पूछा जाता है। अब ये भी क्वेश्चन आता है कि ये बताओ यूरिया में नाइट्रोजन का परसेंटेज भी कई बार हमारे पेपर में पूछा जा चुका है। देखो सबसे पहले ये बताओ, यूरिया हमने राइट आंसर यहाँ बता दिया। अब अगर आपसे यूरिया का ये पूछ लिया जाए, रासायनिक सूत्र बता दो यूरिया को वहाँ पे क्या होता है, तो आप क्या बताओगे यहाँ पे? CONH2 का होल ट्वाइस। ये आपका यूरिया का मान लो हमने बता दिया। अब इसमें अगर ये पूछ लिया जाए इसमें नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना वहां पे होता है, आप सीधा सीधा कहोगे 46% हमारा इसमें क्या होता है, आपका नाइट्रोजन यहाँ पे आपका होता है। एक यहाँ पे जो आपका अमोनियम सल्फेट यहाँ पे आपका दिया गया, क्या अमोनियस NH4 का होल ट्वाइस और SO4 ये जो आपका दिया गया। अब इसमें आप बताओ आपका जो आपका नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना यहाँ पे हो जाएगा, तो आप कहोगे, हम यहाँ पे कहेंगे नाइट्रोजन आपका 21% यहाँ पे आपका होता है। एक आपका यहाँ अमोनियम नाइट्रेट यहाँ पे दिया गया, इसका फार्मूला क्या हो गया? NH4NO3, ये इसका फार्मूला हो गया। अब इसमें अगर पूछा जाए नाइट्रोजन का परसेंटेज बता दो कितना वहां पे होगा, तो इसमें हम ये कह सकते हैं आपका 33 से लेके आपका 34% यहाँ पे नाइट्रोजन यहाँ पे आपका होता है। ये सारी चीजें आपकी इंपॉर्टेंट वहां पे हो जाती है, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ पूछे जा सकते हैं कि किसमें कितना परसेंटेज है। तो हमने अभी देखा कि जो हमारा यूरिया इसमें नाइट्रोजन परसेंटेज 46% आपका वहां पे हो जाता है। तो ये सारे पॉइंट एक बार आप नोट कर लीजिएगा। अब ये बताओ, हमें जीवित रखने वाली जो ऑक्सीजन गैस है ये कहां से बनती है, कहां से आती है? कार्बन डाइऑक्साइड है, मिट्टी से अवशोषित कार्बोनेट्स है, या खनिज के ऑक्साइड है, या पानी है? तो बताओ जो ऑक्सीजन होती है इसका निर्माण कहाँ से आपका होता है? तो भाई साफ सीधी बात है, जब तक पानी है तब तक ऑक्सीजन है, जब तक पानी है तब तक आपका ऑक्सीजन है, क्योंकि भाई आपका H2O होता है, उसमें O आपको दिखता है, वो आपका ऑक्सीजन ही तो वहाँ पे होता है। तो हमने फिलहाल राइट आंसर क्या बता दिया? पानी यहाँ बताया। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। आप देखा होगा जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया पौधे वहाँ पे करते हैं, इसमें क्या होता है, जो आपका पानी होता है, जल होता है, H2O होता है, ये विभाजित जब इसका विभाजन वहाँ पे होता है, इसके बाद क्या होता है, आपका ऑक्सीजन ही तो वहां पे मुक्त वहां पे होती है। यानी जो इसकी पूरी प्रक्रिया देखो क्या होती है, यानी जैसे CO2 हो गया, CO2 हो गया, इसके बाद यहाँ पे जो आपका जल हो गया H2 हो गया, इसके बाद क्या होता है आपका C6H12O6 ये बनता है। इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे आपकी जो ऑक्सीजन गैस होती है ये आपका क्या होता है, मुक्त यहाँ पे होती है। तो यही तो आपका क्या होता है, ऑक्सीजन गैस होता है। तो हम क्या कह सकते हैं, पानी जब तक है तब तक आपका ऑक्सीजन वहाँ पे हो जाता है। अब देखो एक क्वेश्चन ये आता है कि अच्छा ये बताओ, हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन का परसेंटेज आपसे वहाँ पूछा जाता है कि हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन कितने परसेंटेज वहाँ पे होता है। तो आप सीधा सीधा कह सकते हो कि हमारे वायुमंडल में आपका 21% आपका ऑक्सीजन वहाँ पे होता है। एक चीज और यहां पे याद कर लेना, एक वहां पे आप याद करना कि साइनो क्या लिखोगे, साइनो बैक्टीरिया, ये नाम भी यहाँ पे याद करना, साइनो बैक्टीरिया। और इसके बाद साइनो बैक्टीरिया हो गया, और एक और लिख लेने यहाँ पे शैवाल। और जो अगर कुछ शैवाल होते हैं, शैवाल हो गए, ये भी आपका ऑक्सीजन उत्पादन वहां पे करते हैं। अगर साइनोबैक्टीरिया लिखा हो या शैवाल को, ये भी आपका ऑक्सीजन वहां पे उत्पादन करते हैं। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि आखिर जो ऑक्सीजन गैस है इसकी खोज वहां पे किसने की थी, कौन से वैज्ञानिक ने इसने वहां पे खोज की थी? तो यहाँ पे क्या लिखो, वैज्ञानिक का नाम क्या यहाँ पे ये लिख लोगे, प्रिस्टले ने। कि वैज्ञानिक का नाम क्या लिख दोगे यहाँ पे, प्रिस्टले नाम के एक वैज्ञानिक यहाँ पे थे, प्रिस्टले नाम के वैज्ञानिक, जिन्होंने क्या की थी, ऑक्सीजन की खोज वहाँ पे की थी। लेकिन जो इसका स्रोत क्या हो जाएगा, मेन स्रोत आपका पानी ही आपका वहाँ पे हो जाता है। खोज याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट होता है, खोज भी आपसे वहाँ पूछा जाता है, और कितना परसेंटेज है ये पूछा जाता है। और ये साइनोबैक्टीरिया और आपका ये शैवाल है, ये भी याद कर लेना, इनसे भी आपका ऑक्सीजन वहाँ पे मिलती है।
अब ये बताओ हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए उपयोग की जाने वाली गैस कौन सी होती है। यानी अगर कोई कच्चा फल है उसे हमें जल्दी वहां पकाना है तो क्या चीज हम लोग वहां पे यूज करते हैं। एथिलीन है, एसिटिलीन है, एथीन है, मीथेन है। तो किसका नाम आप बताओगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में ये क्वेश्चन कई बार आपका रिपीट भी वहां पे आपका हो चुका है। तो आप सीधा कहोगे हम बताएंगे, एथिलीन का नाम बताएंगे। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। यानी C2H4 जो आपका एथिलीन होता है इसका यूज वहां पे आपका किया जाता है। ये क्या होता है, जो कच्चे फल होते हैं उनको पकाने के लिए इसका यूज वहां पे होता है। जो एथिलीन जैसे कच्चे फल जैसे आपके हो गए, जैसे आम हो गया, कच्चा आम हो गया, उसे पकाना इसका यूज कर लोगे। जैसे आपका टमाटर हो गया, टमाटर में भी इसका यूज वहां पे होता है। या फिर जैसे केला हो गया, बहुत ज्यादा केला पकाने, सबसे ज्यादा यूज आपका केला पकाने में ही आपको वहां पे किया जाता है। अब देखो एक क्वेश्चन ये आता है कि अगर इसका भंडारण हमें करना हो, यानी जैसे हमने कहा भाई हमें केले का भंडारण वहां पे करना है, लेकिन हमें वो भंडारण उसे पकाना नहीं अभी वहां पे, तो वो अब क्वेश्चन आता है कि अब किसका यूज हम करेंगे कि ये जो फल है वहां पे पके ना जल्दी वहां पे। तो यहां पे क्या याद करोगे, तो यहां पे एक याद करना कि आपका KMnO4 का आपका MnO4 जो आपका ये होता है, ये क्या होता है आपका एथिलीन का एक अवशोषक वहां पे होता है। तो इसका यूज कहां पे किया जाता है कि जो फल है वो जल्दी ना पकें। अगर फल को जल्दी पकाना होगा किसका यूज करेंगे, हमने कहा भी एथिलीन का यूज करेंगे। अगर फल को हमें जल्दी ना पकाना हो और हमें काफी दिनों तक उन्हें वैसे रखना हो वहां पे, तो KMnO4 का आपको यूज वहां पे किया जाता है। दो कुछ हार्मोन और यहाँ पे आपको पता होने चाहिए, जैसे एक आपका ऑक्सिन हार्मोन होता है। सीधा सीधा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ऑक्सिन हार्मोन का यूज कहाँ पे होता है, क्या मतलब किसके लिए ऑक्सिन हार्मोन का यूज वहां पे होगा। या आपसे पूछा जा सकता है कि जो आपका जिबरेलिन होता है, जिबरेलिन, अगर ये पूछा गया जिबरेलिन इस हार्मोन का यूज वहां पे कहां पे किस वजह से वहां पे किया जाएगा, तो पहले याद करना ऑक्सिन हार्मोन का यूज कहां पे होता है, ये क्या होता है वृद्धि के लिए इसका यूज वहां पे होता है। और जिबरेलिन का अगर आपसे पूछा जाए तो इसका यूज मेन आपका अंकुरण के लिए वहां पे किया जाता है। तो ये दोनों हार्मोन्स भी आपको पता वहां पे होने चाहिए, आपके इंपॉर्टेंट होते हैं, पेपर में क्वेश्चन यहां से बनते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि सामान्य उर्वरक में सबसे अधिक आपका आवश्यक 3 तत्व कौन से होते हैं। भाई जो हम मान लो खेतों में खाद वहां पे डालते हैं उसमें मेन कौन से 3 उर्वरक होते हैं जो आपके इंपॉर्टेंट वहां पे हो जाते हैं। अब इनका रेशियो भी पूछा जाता है और उसमें इनका अनुपात क्या वहां पे होना चाहिए, अनुपात भी आपसे वहां पूछा जाता है। तो पहले ये बताओ समान उर्वरक में सबसे अधिक आवश्यक 3 तत्व वहां पे क्या होते हैं, ये हमारे ऑप्शन वहां पे दिए जा रहे हैं। तो आप क्या कहोगे, ये 3 तत्व आपके कौन कौन से वहां पे हो जाएंगे। एक तो आपका नाइट्रोजन भी होता है, पोटेशियम हो गया, फास्फोरस, यही हो जाएंगे। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग NPK नाम से वहां पे जानते हैं। किस नाम से, NPK के नाम से वहां पे जानते हैं। अब देखो जो आपका नाइट्रोजन होता है ना, ये आपका पत्तियों और तनों की जो उनके वृद्धि होती है उनके लिए बहुत ज्यादा ये आवश्यक वहां पे होता है। अब एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ये जो आपका NPK हो गया, अब इनका रेशियो क्या वहां पे होना चाहिए। तो देखो रेशियो में आपको 2 रेशियो पता होने चाहिए, कोई भी आपके एग्जाम में वहां पूछा जा सकता है। पहला रेशियो तो आपको पता होना चाहिए 10:26:26, एक ये रेशियो पता होना, ये तो ये ऑप्शन में आएगा। ये आपका तीनों इक्वल कर देगा, तीनों इक्वल वहां 20-20-20 वहां पे कर देगा। मेन आपका एग्जाम में ये वाला रेशियो कई बार आपके एग्जाम में वहां पे आ चुका है कि NPK जो होता है इनका रेशियो वहां पे कितना होता है। तो ये आपका रेशियो पता होना चाहिए और ऑप्शन ये भी आपको देखने मिल सकता है। दोनों आपके रेशियो आपके दिमाग में वहां पे होने चाहिए। अब ये बताओ बड़ी संख्या यानी बड़े संख्या में आपका ऑटोमोबाइल वाले शहर की हवा को कौन सी धातु जो होती है ये प्रदूषित वहां पे करते, उस धातु का नाम पूछा गया है। बताओ कैडमियम होगा, क्रोमियम होगा, लेड होगा या कॉपर होगा। तो कौन सी ऐसी धातु वहां पे हो जाएगी, तो आप सीधा कहोगे वो धातु हो जाएगी लेड। कौन सी लेड होगी, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। देखो जो आपका ये लेड होता है ये आपका जो आपका पेट्रोल के जो वाहनों के निकास से निकलती है और जो क्या करती है हवा को प्रदूषित बहुत ज्यादा वहां पे करती है। जो आपके पेट्रोल वाले गाड़ियां होती है वहां से ये आपका वहां पे निकलती है।
तो यहाँ पे क्या बताओगे, आपका लेट यहाँ पे हो जाता है। तो लेट से दिक्कत क्या आती है, जो बच्चे वहाँ पे होते हैं उनका जो आईक्यू होता है वो क्या होता है, वीक हो जाता है, कम वहाँ पे हो जाता है, यानी उनकी सोचने समझने की क्षमता क्या हो जाती है, कम वहाँ पे आपकी देखने को वहाँ पे मिलती है। तो क्या दिक्कत मेन क्या होता है, उनका जो आईक्यू लेवल होता है ये काफ़ी डाउन वहाँ पे हो जाता है। अगर कैडमियम की हम लोग यहाँ बात करें, ये आपका एक औद्योगिक प्रदूषण से वहाँ पे आता है, ये वाहनों से नहीं आता है। कहाँ से आता है, जो आपके इंडस्ट्रियल फैक्ट्रियाँ वहाँ पे लगती है, वहाँ से ये प्रदूषण आपका कैडमियम का वहाँ पे देखने को मिलता है। इसके बाद एक आपका जो क्रोमियम यहाँ पे दिया जा रहा है, ये मुख्य रूप से जो आपके जो चमड़ा उद्योग वहाँ पे होते हैं वहाँ पे ये निकलता है। वाहनों से ये भी आपका नहीं निकलता, कहाँ निकलेगा, जो चमड़ा उद्योग से निकलता है। अब जो आपका कॉपर दिया जाता है, ये कॉपर ब्रेक पैड और तारों से आता है, लेकिन ये मेन इतना प्रदूषण वहाँ पे आपका नहीं करता। लेकिन हमारा राइट आंसर क्या बताएंगे, लेड आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्या बताओगे, लेड आपका राइट आंसर हो जाता है। अब ये बताओ बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम वहां पे क्या हो जाता है। देखो इनके रासायनिक नाम और इनके रासायनिक सूत्र, ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। पूछा किसका गया है, बेकिंग सोडा, बिल्कुल बेसिक सवाल है, लगभग हर बच्चा इसका राइट आंसर बड़ी आसानी से वहां पे दे सकता है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अगर इसका फार्मूला आपसे पूछ लिया जाता है तो आप क्या कहते हैं, NaHCO3। अब इसे आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से भी आपका जाना जाए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से भी आपका वहां पे जाना जाता है। अगर यहाँ देखो एक सोडियम कार्बोनेट यहाँ पे दिया जा रहा है, अगर इसका फार्मूला आपसे पूछ लिया जाए तो क्या बताते हैं, Na2CO3 ये हो जाता है। इसको हम वाशिंग सोडा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, आप कहोगे वाशिंग सोडा के नाम से आपका ये वहां पे जाना जाता है। देखो ये बेकिंग सोडा, वाशिंग सोडा, इनमें कंफ्यूज कभी नहीं होना। अक्सर यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं और ये दोनों चीजें अक्सर पूछी जाती है, क्या, बेकिंग सोडा और वाशिंग सोडा, इसमें कभी कंफ्यूज वहां पे नहीं होना। इनके रासायनिक नाम तो पता ही वहां पे होने चाहिए और इनके रासायनिक सूत्र भी आपको पता होना चाहिए। तो क्या बताएंगे राइट आंसर, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो गया। अब बताओ एटॉमिक पाइल का उपयोग कहाँ पे होता है, जो आपका एटॉमिक पाइल का उपयोग कहाँ पे होगा, एक्सरे उत्पन्न करने के लिए होता है, या नियंत्रित नाभिकीय विखंडन करने के लिए, या आपका थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन करने के लिए, या परमाणुओं का त्वरित करने के लिए। तो इसका यूज कहाँ पे किया जाता है, किसका, एटॉमिक पाइल का हमसे पूछा जा रहा है। तो एटॉमिक पाइल का यूज कहाँ पे आप कहोगे, इसका यूज होता है जो आपका नियंत्रित नाभिकीय विखंडन करने के लिए वहां पे होता है। क्या बताओगे, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाता है। और इसमें किसका यूज वहां पे किया जाता है, तो इसमें जैसे आपका यूरेनियम हो गया, क्या, यूरेनियम 235, या फिर आपका जो प्लूटोनियम हो गया, या फिर आपका जो प्लूटोनियम हो गया, इसका यूज वहां पे आपका किया जाता है। और नियंत्रक रॉड में जो आपके कैडमियम रॉड का यूज वहां पे किया। और ये भी याद कर लेना, अगर आपसे पूछा गया कि जो आपका हमने जो अभी बताया, जो आपका नियंत्रक रॉड होती है, अब ये रॉड में किसका यूज वहां पे होता है, ये रॉड किसकी वहां बनती है, तो क्या बताओगे, एक तो आपका न्यूट्रॉन, क्या बताओगे, जैसे कैडमियम, एक क्या बताओगे यहाँ पे, जैसे आपने लिख लिया कैडमियम का यूज वहां पे होगा, कैडमियम लिख लीजिएगा। इसके बाद जैसे आपके बोरान की छड़ें होती हैं, किसकी, बोरान, ये दोनों का यूज होता है। सीधा सीधा पूछेगा कि जो आपके नियंत्रक रॉड होती हैं ये किसकी बनी वहां पे होती हैं, तो सीधा क्या बताओगे, ये तो कैडमियम की रॉड बनती है, या किसकी बनती है, बोरॉन की रॉड वहां बनती है। अब इनका काम क्या होता है, न्यूट्रॉनों को अवशोषित करना, यानी जितने आपके एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन वहां पे होते हैं उनको कंट्रोल करना, उनको कंज्यूम करना, इनका काम इन छड़ों को वहां पे हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, पेपर में कई बार इन छड़ों का नाम वहां पूछा जा चुका है। और कि इनमें किसका यूज होता है, यूरेनियम का या प्लूटोनियम का यूज वहां पे किया जाएगा। अब बताओ दूध एक कोलाइड सिस्टम है जिसमें, दूध एक कोलाइडल सिस्टम है जिसमें पानी वसा में फैला हुआ है, वसा पानी में फैली हुई है, वसा और पानी एक दूसरे में फैले हुए हैं, या वसा घुली हुई है।
तो क्या बताओगे? दूध एक कोलाइडल सिस्टम है जिसमें क्या वहां पे होता है? तो क्या बताओगे? सीधा सीधा यहां पे आपको बताना है वसा पानी में फैली हुई है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाता है। अब यहां पे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि दूध का पीएच मान, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो दूध का अगर आपसे क्या पूछा जाए पीएच मान कितना होता है, क्या बताओगे? 6.5 से लेके 6.7 होता है। यानी कैसा होता है? ये कहोगे आपका हल्का अम्लीय होता है। कैसा होता है? हल्का अम्लीय वहां पे होता है। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि जो दूध होता है इसका रंग सफेद होता है, इसका रीजन क्या है? कि दूध है इसका रंग सफेद होता है, इसका मेन रीजन क्या है वहां पे? तो दूध का रंग ये बताओ जो सफेद होता है, मेन रीजन इसका अगर पूछ लिया जाता है, इसमें क्या होता है? आपके एक केसिन होता है। क्या? केसिन। केसिन की वजह से क्या बताओगे? दूध का रंग कैसा हो जाता है? सफेद वहां पे देखने को मिल जाता है। तो ये दोनों आपका इंपॉर्टेंट होता है। ये पीएच मान कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, और ये भी पूछा गया दूध का रंग सफेद होने का रीजन क्या होता है? क्या होता है उसमें? केसिन की वजह से वहां पे हो जाता है। अब ये बताओ एंजाइम जो ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में बदलता है क्या है? एंजाइम जो ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में बदलता है, इन्वर्टेज है, माल्टेज है, जाइमेज है या डायस्टेज है? क्या वहां पे आपका हो जाएगा? तो क्या बताओगे? क्या वहां पे होगा? सीधा सीधा आप क्या बताओगे? जाइमेज बताओगे। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहां पे हो जाता है। यानी जो जाइमेज ईस्ट में पाया जाने वाला एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स वहां पे होता है जो ग्लूकोज को यानी ग्लूकोज को एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में आपका वहां पे बदल देता है। तो ये वहां पे आपका याद करना इंपॉर्टेंट आपका वहां पे हो जाता है। यहां पे एक क्वेश्चन ये भी आपसे पूछा जाता है कि ये बताओ जो आपका जाइमेज वहां पे होता है, जाइमेज की खोज आपसे पूछी गई थी। ये आपका आया था जो क्लर्क का एग्जाम वहां पे हुआ था। ये सीधा सीधा आपका जनरल नॉलेज में क्वेश्चन पूछा गया था। जाइमेज की खोज अगर आपसे पूछ लिया जाए जाइमेज की खोज कौन से वैज्ञानिक ने वहां पे की थी, तो वैज्ञानिक का नाम क्या लिखोगे? एडुअर्ड बुचनर ने इसकी खोज वहां पे की थी। और इसके लिए ही इनको क्या मिला था? इसी के लिए इनको एक नोबेल पुरस्कार भी वहां पे दिया गया था। इसी के लिए नोबेल पुरस्कार, नोबेल अवार्ड भी इनको वहां पे आपका दिया गया था। तो आप क्या बताओगे? जाइमेज। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। सेम यही आपके एग्जाम का पैटर्न वहां पे होने वाला, सेम ऐसे क्वेश्चन आपको वहां पे देखने को मिलेंगे। अगर यहाँ पे आप क्वेश्चन सही से कर पा रहे हो तो आप एग्जाम बड़ी आसानी से अपना एग्जाम वहां पे क्लियर कर सकते हो। एक क्वेश्चन पूछा गया रेशम फाइबर का रासायनिक रूप से है। रेशम फाइबर रासायनिक रूप से है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है या सेलुलोज है? तो किसका पूछा गया? रेशम फाइबर हमसे पूछा गया है। तो रेशम फाइबर का आप क्या बताओगे राइट आंसर? आप सीधा कहोगे भाई हम तो क्या कहेंगे? प्रोटीन ही तो कहेंगे। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अब अगर क्वेश्चन ये पूछा गया, ये बताओ जो रेशम उत्पादन है ये क्या कहलाता है? तो जो आपका रेशम का उत्पादन है क्या कहलाता है? आप कहते हैं सेरीकल्चर। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ चुका है पेपर में। सेरीकल्चर वहां पे कहलाता है। अब अगर क्वेश्चन ये पूछा गया सबसे ज्यादा रेशम भारत के कौन से राज्य से वहां पे निकलता है, तो ये जी के क्वेश्चन बन जाता है। कौन सा राज्य बताते? आप बताते कर्नाटक राज्य में। आप ये यहाँ पे याद करना। अगर ये क्वेश्चन पूछा गया, अच्छा ये बताओ जो रेशम की किस्में कौन कौन सी होती है? रेशम की किस्में अगर आपसे पूछा जाए, किस्में, रेशम के प्रकार पूछ ले, रेशम की किस्में आपसे पूछ ले, तो रेशम की किस्में आप क्या बताओगे? जैसे आपका एक मलबरी रेशम वहां पे आता है, देखा होगा, मलबरी हो जाता है। एक आपका टसर हो जाएगा, एक आपका एरी हो जाता है, एक आपका मूगा हो जाता है। ये क्या हो जाती है? इसकी किस्में वहां पे हो जाती है। तो कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता बात चाह सकता है कि निम्नलिखित में से रेशा कौन सा है, कौन सा नहीं, कुछ ऑप्शन देगा जो उसमें होंगे। ये सारी किस्में वहां पे पता होनी चाहिए। कोई भी किस्म आपकी वहां पे दी जा सकती है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन आता है, ये बताओ हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया?
किसका पूछा गया, हाइड्रोजन बम। और वो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आता है कौन से वर्ष में इसको मान लो विकसित वहाँ पे किया गया था। तो हमसे लेकिन पूछा गया हाइड्रोजन बम किसने वहाँ विकसित किया, वैज्ञानिक के नाम सामने हमें यहाँ दिख रहे हैं। बिल्कुल बेसिक सवाल है, क्योंकि ये क्वेश्चन इतनी बार आ चुका है, रिपीट वहाँ पे हो चुका है, लगभग हर बच्चे को पता ही वहाँ पे होगा। तो हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया, तो हम क्या इसका नाम बताएंगे, एडवर्ड टेलर का नाम बताएंगे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। अब इन्होंने कब बनाया था, अगर वर्ष आपसे पूछ लिया जाता है तो क्या बताते, 1950 के दशक में अमेरिका में इसका विकास वहां पे हुआ था। कौन से देश में हुआ था, अमेरिका में 1950 में इसका विकास वहां पे आपका हुआ था। अब देखो यहाँ पे एक दिया है वर्नर वान ब्राउन, आपका यहाँ पे दिया है, ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके रॉकेट वैज्ञानिक हो जाएंगे। ये क्या होते हैं आपके, आप बताओगे, रॉकेट वैज्ञानिक हो जाते हैं जिन्होंने V2 रॉकेट और अपोलो प्रोग्राम में अपना योगदान वहां पे दिया था। जो आपका अपोलो हुआ था, आपका रॉकेट वहां बना था, उसमें इन्होंने अपना योगदान वहां पे दिया था। एक यहाँ पे नाम दिया जा रहा है जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर का नाम यहाँ पे दिया जा रहा है। इसमें क्या आप याद करोगे, ये हो जाएंगे आपका जो मैनहट्टन प्रोजेक्ट के प्रमुख वहाँ पे थे। मैनहट्टन प्रोजेक्ट यहाँ पे याद करना, इसमें मेन आपका यही आपका इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। और एक ये आपका सैमुअल जो कोहेन का नाम दिया गया, ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इन्होंने आपका जो न्यूट्रॉन बम था, न्यूट्रॉन बम के आविष्कारक वहां पे आपके हो जाते हैं, जो कि आपका विकिरण पे आधारित वहां पे हो जाता है। तो हाइड्रोजन बम पूछा गया, एडवर्ड टेलर का नाम बताना है। अगर न्यूट्रॉन बम आपसे पूछा जाता है, सैमुअल कोहेल का नाम वहां पे आपको बताना है। ये दोनों नाम आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एक ये वाला, एक हाइड्रोजन बम वाला। तो दोनों चीजें आप वहां पे तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आता है, जब एक ही ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनके पास होते हैं समान स्पिन, विपरीत स्पिन, समान या विपरीत स्पिन, या कोई स्पिन नहीं होता है। जब एक ही ऑर्बिटल में अगर दो इलेक्ट्रॉन वहां पे हो गए, जाहिर सी बात है उनके पास क्या वहां पे होंगे, विपरीत ही होने चाहिए या समान वहां पे होने चाहिए। तो हम क्या कहेंगे, भाई विपरीत स्पिन ही तो वहां पे होंगे। अगर समान हो जाएंगे तो भाई एक जगह तो रह ही नहीं सकते वहां पे। तो आप क्या कहोगे, विपरीत स्पिन वहां पे आपके होने चाहिए। ये तो आप क्या राइट आंसर बता सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। सीधा सीधा क्या बताओगे, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो गया। अगला क्वेश्चन आता है कि जो आपका गैल्वेनाइजेशन है, बिल्कुल बेसिक सवाल है, यहां भी कई सारे क्वेश्चन पूछे गए कि ये गैल्वेनाइजेशन होता है, ये किस लिए वहां पे किया जाता है। तो फिलहाल बताओ, जो आपका गैल्वेनाइजेशन होता है ये क्या वहां पे होता है। तो जो आपका ये गैल्वेनाइजेशन होता है, ये क्या होता है, आयरन क्या हो जाएगा, आयरन पर जिंक की परत चढ़ाना। यानी आयरन के हम लोग क्या करते हैं, जिंक की परत वहां पे चढ़ा देते हैं कि जो हमारा आयरन है वो खराब ना हो, उसमें जंग ना लगे, यानी जल्दी वो खराब ना हो। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, गैल्वेनाइजेशन वहां पे कराती है। आयरन पर जिंक चढ़ाने, यानी एक परत वहां पे चढ़ा देते हैं कि जो हमारा आयरन है वो खराब वहां पे ना हो। तो क्या बताएंगे, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो गया। अब ये बता, दूध से दही का किण्वन किसके कारण वहां पे होता है, माइकोबैक्टीरियम या आपका स्टेफिलोकोकस या आपका लैक्टोबैसिलस या आपका ईस्ट। तो क्या पूछा गया, दूध से दही का किण्वन किसके कारण से वहां पे होता है। तो दूध से दही का किण्वन, यहाँ पे टेम्परेचर ये पूछा गया था कि जब हम लोग दही बनाते हैं उसके लिए वो कौन सा टेम्परेचर एक अच्छा टेम्परेचर होता है जहाँ पे दही आपकी जल्दी बन जाए, उसका टेम्परेचर भी आपको वहाँ पता होना चाहिए। फिलहाल हम लोग इसका राइट आंसर क्या बताएंगे, लैक्टोबैसिलस यहाँ बता देंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। यानी एक आपका लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया वहां पे होता है जो दूध के लैक्टोजन को लैक्टिक एसिड में बदल देता है, यानी जो आपका बाद में दही वहां पे आपकी बन जाती है। तो ये चीज यहाँ पे याद करना। देखो ये आपका माइकोबैक्टीरियम यहाँ पे दिया जा रहा है, ये आपका टीबी हो गया और कुष्ठ रोग का वहां पे कारण होता है। जैसे कभी पूछा गया जो आपका टीबी होता है, कुछ रोग होता है, इसका मेन कारण क्या वहां पे हो जाता है, तो माइकोबैक्टीरियम वहां पे आपका राइट आंसर वहां पे हो जाता है। एक आपका यहाँ पे आपका स्टेफिलोकोकस यहाँ पे दिया जा रहा है, ये क्या होता है, आपके त्वचा संक्रमण और जो आपका फूड पॉइजनिंग का वो रीजन वहां पे हो जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा गया जो आपका त्वचा का संक्रमण होता है, फूड पॉइजनिंग होता है, उसका रीजन क्या, उसका रीजन आपका ये वहां पे हो जाता है। ईस्ट तो आपका पता ही होगा कि जैसे आपका अल्कोहलिक जो आप फर्मेंटेशन करता है, जैसे ब्रेड हो गया या बियर होता है, वहां पे आपका ईस्ट का यूज वहां पे किया जाता है। हाँ, अभी मैंने ये बताया था कि जो हम लोग दही बनाते हैं वहां पे, उसके लिए सबसे जो टेम्परेचर होता है, कौन सा टेम्परेचर सबसे अच्छा वहां पे माना जाता है,
ये याद करना 40 से लेके जो आपका 45 डिग्री आपको जो टेम्परेचर वहाँ पे होता है, ये टेम्परेचर सबसे मान लो उपयुक्त आपका टेम्परेचर होता है दही बनाने के लिए। तो ये क्वेश्चन में पूछा गया 40 से 45% ये तापमान वहाँ पे याद कर लेना कि दही बनाने के लिए ये तापमान सबसे अच्छा आपका वहाँ पे हो जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, यहाँ से हमारे बायोलॉजी क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। 15 क्वेश्चन हमारे बायोलॉजी के हमारे पेपर में पूछे जाते हैं। तो हम लोग बायोलॉजी क्वेश्चन थोड़ा जल्दी जल्दी वहाँ पे देख लेते हैं और फिलहाल आप ये काउंट करते चलना वहाँ पे क्या स्कोर आपका यहाँ पे हुआ है। पहला क्वेश्चन आता है कि आपका एक्सोबायोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है। क्या पूछा गया, एक्सोबायोलॉजी किसके अध्ययन से वहाँ पे संबंधित वहाँ पे हो जाता है। तो आप क्या बताओगे, ये या सीधा सीधा ये 4 ऑप्शन हमारे जो वहाँ पे दिए जा रहे हैं, तो आप सीधा कहोगे ये हो जाएगा अन्य ग्रहों और अंतरिक्ष में जीवन। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर यहाँ पे इसका हो जाएगा। देखो यहाँ पे अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है तो आप सीधे सीधे वहाँ पे टिकी वहाँ पे कर लोगे, क्योंकि जो आपकी ये अध्ययन होते हैं, आप देखा होगा जो आपका पहले ही हमारा टॉपिक बायोलॉजी को वहाँ पे होता है, ये सारे क्वेश्चन जो आपको मैंने नोट्स वहाँ पे दे रहा हूँ सारे डिटेल्स मैंने बता रखा है। जैसे आपने देखा होगा कि मछली पालन का अध्ययन क्या कहलाता है, टमाटर का अध्ययन क्या होता है, तेल उत्पादक का अध्ययन क्या होता है, वहाँ पे जो दो पहला है हमारे जो बायोलॉजी का टॉपिक होता है, जो आपका बेसिक बायोलॉजी यानी अध्ययन संबंधित वहाँ पे होता है, वहाँ पे ये सारे मैंने वहाँ पे क्लियर आपके करा रखे हैं। तो आप क्या कह दोगे, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अब ये बताओ, जानवरों में एंजाइम सिस्टम नहीं होते जो उन्हें ऊर्जा का उपयोग करने में सक्षम बनाते हैं। वसा है, पानी है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है। तो आप क्या बताओगे, सीधा राइट आंसर। तो आप कहोगे, यानी पूछा जानवरों में एंजाइम सिस्टम नहीं होते हैं उन्हें ऊर्जा का उपयोग करने में सक्षम बनाते हैं, तो इसका राइट आंसर आप क्या कहोगे, ये हो जाएगा वाटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि जानवरों में अगर एंजाइम की कमी से कौन सा रोग वहां पे हो जाता है। तो रोग क्या बताओ, एक लैक्टोज होता है, तो वो लैक्टोज ना समझ लेना, लैक्टोज नामक एक रोग भी वहां पे देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन आता है कि एक क्लोन एक कॉलोनी है। दो क्लोन में एक क्वेश्चन ये पूछा है कि ये बताओ सबसे पहला जीव कौन सा है जिसको क्लोन के द्वारा वहां बनाया गया था। ये जीके में क्वेश्चन कई बार आया है कि सबसे पहला जीव ऐसा कौन सा है जो क्लोन के द्वारा वहां बनाया गया है। पहले ये बताओ, एक क्लोन एक कॉलोनी है, विभिन्न आकार वाली कोशिकाओं, समान आकार वाली कोशिकाओं, या समान आनुवांशिक संरचना वाली कोशिकाओं, या विभिन्न आनुवांशिक संरचना वाली कोशिकाओं। तो आप इसका राइट आंसर वहां पे क्या बताओगे। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो हम कहेंगे समान आनुवांशिक संरचना वाली कोशिकाएं। भाई समान ही तो होंगी, अगर क्लोनिंग कर रहे हो आप समान ही तो वहां पे होंगे। और जो अभी मैंने बताया था ये याद कर लेना, क्या नाम, डॉली भेड़। जो आपका डॉली भेड़ होता है ये पहला आपका क्लोनेट एक स्तनधारी था जिसको क्लोन के द्वारा आपका बनाया गया था। तो कभी क्वेश्चन पूछा गया पहला स्तनधारी बताइए जो क्लोन के द्वारा बनाया गया था, उसका नाम क्या हो जाएगा, डॉली भेड़ आपका वहां पे हो जाता है। अब ये बताओ, कीटों द्वारा परागित फूलों का परागकण होते हैं। कीटों द्वारा परागित फूलों के परागकण होते हैं। चिकने और सूखे होंगे, खुरदरे और चिपचिपे होंगे, खुरदरे और सूखे होंगे, बड़े और दिखावटी होंगे। तो राइट आंसर क्या बताओगे इसका, सीधा बताना है, खुरदुरे और चिपचिपे वहां पे होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। यहाँ पे देखो, एक क्या होता है आपका कीट परागण होता है। क्या होता है, कीट परागण होता है, जिसको हम लोग क्या एंटोमोफिली के नाम से वहां पे जानते हैं। इसमें क्या होता है, ये जो आपके परागकण होते हैं खुरदरे होते हैं और चिपचिपे वहां पे होते हैं, ताकि ये क्या होता है कीटों के द्वारा चिपक वहां पे जाए, कीटों से चिपक वहां पे जाए। एक क्या होता है आपका पवन परागण होता है। क्या होता है, पवन, हवा के द्वारा परागण वहां पे होता है, पवन परागण, जिसे आपका एनेमोफिली वहां पे कहा जाता है। इसमें पराग क्या होता है, चिकने और हल्के होते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, आप लिखोगे चिकने और हल्के होते हैं, चिकने और हल्के होते हैं। लेकिन हमसे ये वाला कीट परागण का पूछा गया, इसमें खुरदरे होंगे और चिपचिपे होंगे, ताकि कीटों के द्वारा वो वहां पे क्या हो, चिपक वहां पे जाए। तो आप क्या कह दोगे, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है।
अब ये बताओ निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अनाज के संरक्षण के लिए उपयोग किया जाता है, यानी अनाज के संरक्षण के लिए, कि अनाज हमारा खराब वहां पे ना हो, किसका यूज आप वहां पे करेंगे? बताओ सोडियम बेंजोएट है, सिरका है, सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम परमैंगनेट है, तो किसका यूज वहां पे आपका किया जाता है? अभी मैंने बताया था सोडियम बेंजोएट का यूज वहां पे होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर यहां पे होता है। यानी जो सोडियम बेंजोएट एक आपका रासायनिक संरक्षक वहां पे हो जाता है, जिसे जो भोजन देखा होगा जो खानों में फफूंदी टाइप वहां पे लग जाती है, तो इसका हम लोग जब यूज वहां पे करते हैं तो खानों में फफूंदी वहां पे नहीं लगती है। तो आप क्या कह सकते हैं? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहां पे हो जाता है। तो सिरका का आपको पता ही होगा, ये आपका एसिटिक एसिड वहां पे हो जाता है। ये आपका मुख्य रूप से आपका अचार हो गया या सब्जियों के संरक्षण में वहां पे आपका यूज वहां पे किया ही जाता है। तो हम फिलहाल इसका यूज क्या बताएंगे? सोडियम बेंजोएट को होता है, यानी जो हमारे खानों में फफूंदी टाइप वहां पे लग जाता, देखा होगा कि अगर आप मान लो रोटियां वहां पे रख दो या कुछ भी मान लो खाने पीने सामान ढक के रख देते, उसमें अगर फफूंदी टाइप वहां पे लग जाती है, तो उसके संरक्षण के लिए किसका यूज वहां पे होता है? सोडियम बेंजोएट का यूज वहां पे आपका किया जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करें, इसमें पूछा जा रहा है कि एस्बेस्टोस के कारण होने वाली बीमारी नाम बताओ। इसके कारण कौन सी बीमारी होती है ये पूछा जा रहा है। बताओ एम्फीसेमा होगा, पैरालिसिस हो जाएगा, डायरिया हो जाएगा या डिसेंट्री हो जाएगा। तो किसका नाम आप बताओगे? तो यहाँ पे आप बताओगे सीधा सीधा एम्फीसेमा हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है एम्फीसेमा। देखो एम्फीसेमा में होता है क्या है, जो हमारे फेफड़े की जो दीवारें होती है ना, उनमें आपकी मान लो डैमेज हो जाते हैं, मतलब क्षति वहाँ पहुँचती है। इसके बाद क्या होता है, जब हम लोग वहाँ पे सांस लेते हैं तो हमें दिक्कत होती है। तो मेन दिक्कत क्या हो जाएगा? एम्फीसेमा आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा। आप और इसके बाद अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें सीधा सीधा हमसे क्या पूछा गया है कि आंख में रंग दृष्टि किसकी उपस्थिति से प्रभावित वहाँ पे होती है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि आप देखोगे जो कलर ब्लाइंडनेस की दिक्कत वहाँ पे आती है, उस ये भी यहीं से आपको देखने को मिल जाती है। फिलहाल अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें, पहला ऑप्शन दिया गया हमारा कोराइड कोट है, दूसरा आपका स्क्लेरोटिक कोट है, तीसरा हमारा रॉड से, और चौथा कोन्स यहाँ पे दिया गया है। तो ये क्या होता है, जो आंख में रंग दृष्टि होती है इसकी उपस्थिति से प्रभावित वहाँ पे होती है, ये आपका कोन्स वहाँ पे आता है। क्या होता है? कोन्स होता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर यहाँ पे होता है। अब एक क्वेश्चन ये यहाँ कई बार पूछा गया है कि जो हमारे आंखों में जो कोन्स होते हैं इनकी संख्या आपसे पूछी जाती है। तो ये ध्यान रखना, हमारे मानो आंख में लगभग आपके 6 मिलियन, क्या बताओगे? लगभग आपके 6 मिलियन कोन्स वहां पे आपके पाए जाते हैं। और कोन्स का मेन आपका काम क्या होता है? कोन्स कितने प्रकार के वहां पे होती हैं? तो ये चीज यह याद करना, कोन्स आपके मेन 3 प्रकार के होते हैं। इनका यूज क्या होता है, कौन से रंग पहचानने में होता है? जैसे कि एक आपका लाल रंग हो गया, एक आपका हरा रंग हो गया, एक दोस्तों यहाँ पे आपका नीला रंग हो गया। आपने देखा होगा जब आपका मेडिकल वहां पे होता है, जहां पे कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट वहां पे होता है, यही चीज देखने को वहां पे होता है कि अगर आपके अंदर एक कोन्स की दिक्कत वहां पे होती है, आप ये 3 रंग पहचान नहीं पाते, लाल हरा नीला वहां पे, यानी कि अगर इन कोन्स की आपके अंदर कमी वहां पे हो गई, कोन्स की अगर आपके अंदर कमी वहां पे हो, तो कलर ब्लाइंडनेस की समस्या आपको देखने को वहां पे मिल जाती है। तो आप इसका राइट आंसर सीधा सीधा बताना, क्या कोन्स यहाँ पे आपका हो जाता है। अगला क्वेश्चन यह आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा चाय की पत्तियों के प्रसंस्करण में महत्वपूर्ण चरण नहीं है? कौन सा आपका चरण यहाँ पे नहीं होता है? देखो चाय की पत्तियों के प्रसंस्करण में कौन से महत्वपूर्ण चरण आपका इनमें से नहीं होता है? देखो इनमें मुख्य चरण कौन कौन से होते हैं? एक आपका क्या होता है? प्लकिंग होता है। देखो चरण इनके याद कर लेना, कोई दे सकता है। एक प्लकिंग हो गया, एक आपका विदरिंग हो गया, एक आपका विदरिंग हो गया, एक आपका क्या होता है? रेलिंग हो गया, एक क्या बताओगे? रेलिंग हो गया, एक आपका हो जाएगा ऑक्सीडेशन। क्या बता दोगे? ऑक्सीडेशन यहाँ पे लिख लेना। एक ये हो जाता है, एक होता है आपका ड्राइंग हो जाता है। ये आपके चरण यहाँ पे हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे हम जो फॉर्मेटिंग यहाँ पे दिया जा रहा है, ये चरण यहाँ पे नहीं होता। तो आप क्या कहोगे? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3 नंबर हमारा राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। देखो यहाँ पे जो ये क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, सेम आपके जो न्यू पैटर्न सिलेबस उसके अकॉर्डिंग ही सारे क्वेश्चन वहाँ पे कराए जा रहे हैं। आप ये मान चलना, अगर आपने 35 तक क्वेश्चन सही कर पाए, जब भी पेपर लगेगा आपके एग्जाम में क्वेश्चन बिल्कुल यहाँ पे देखने को मिलेंगे। बस एग्जाम तक मैं जो चीज़ बता रहा हूँ, जैसे आपको बता रहा हूँ, सारी चीज़ें फॉलो वहाँ पे करते हुए चलिएगा। अगले क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्या दिया गया? मानव शरीर में डिहाइड्रेशन किसकी हानि के कारण वहाँ पे होता है? आपने पता ही होगा, डिहाइड्रेशन की वजह मेन क्या होता है? शरीर में पानी की कमी होना।
ना। तो आप क्या बताओगे, अगर शरीर में पानी कमी हो गई वाटर की, हम लोग क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन वहाँ पे हो गया। अब इसके लक्षण क्या होते हैं डिहाइड्रेशन के, आप कैसे जानोगे भाई हमें डिहाइड्रेशन समस्या देखने को मिलेगी, इनके लक्षण लिखिएगा। देखो पहला तो आप ये होगा जैसे कि आपको मान चलो उल्टी हो रही है, पहले ये जान लो डिहाइड्रेशन के कारण क्या क्या हो सकते हैं आपके, पहले यहाँ पे याद करना इनके कारण, डिहाइड्रेशन के कारण क्या होते हैं। जैसे अगर आपको बार बार वहाँ पे उल्टी हो रही है, या फिर आपके बार बार दस्त वहाँ पे हो रहे हैं, या फिर आपका पसीना आपका ज़्यादा निकल रहा है, या फिर आप मान लो कम पानी पी रहे हैं, पानी आप कम ले रहे हैं, वहाँ पे कम पानी वहाँ पे ले रहे हो, तो आपको डिहाइड्रेशन समस्या वहाँ पे देखने को मिल जाती है। जैसे आप देखा होगा, आप मान लो रनिंग वहाँ पे करते हो, पसीना काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे निकलता है, यानी अगर पसीना निकल रहा है और आप पानी वहाँ पे कम ले रहे हो तो डिहाइड्रेशन समस्या देखने को मिल जाती है। अब अगर हम ये बात कर लें इनके लक्षण क्या होते हैं, हम कैसे महसूस होगा भाई आपको डिहाइड्रेशन समस्या देखने को मिल रही है। देखो पहला लक्षण क्या होगा सीधा, अगर आपको प्यास लग रही है, भाई डिहाइड्रेशन है, पानी कमी, तभी तो प्यास आपको लगेगी। या फिर आपको जैसे लिखा कि आपका मुंह बार बार सूख रहा है, सूखा मुंह यानी जो आपका मुंह है बार बार सूख रहा है, या फिर आपको बार बार वहां पे थकान लग रही है, क्या थकान लग रही है, या फिर आपको चक्कर आ रहे हैं, बार बार क्या कहा, चक्कर आपको आ रहा है, या आपको यानी कम मूत्र, यानी बाथरूम आप जा रहे हैं लेकिन आपको मूत्र वहाँ पे नहीं हो रहा है। तो ये सारे क्या होते हैं, लक्षण वहाँ पे आपके हो जाते हैं, और ये पेपर क्वेश्चन यहाँ पूछे भी हमारे जाते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या दिया जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा जीवित पक्षी है। देखो जीवित पक्षी आपसे पूछा जा रहा है, इनका क्रम याद कर लेना। वैसे पक्षी बहुत सारे और भी वहाँ पे है जो पहले बहुत बड़े बड़े होते थे, लेकिन हमसे पूछा गया जो जीवित भी वहाँ पे हो। देखो फिलहाल इसका राइट आंसर आप क्या बताओगे, ऑस्ट्रिच यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन सी। इनका क्रम याद कर लेना। देखो सबसे नंबर 1 में क्या आ जाएगा, आपका ऑस्ट्रिच ही वहाँ पे होता है। अगर ऑप्शन में ये हमारा ना दिया जाए तो कौन सा देगा, आप बताओगे। इसकी जगह अब आएगा हमारा एमू आएगा, क्या आएगा, एमू। अगर एमू का भी नाम वहाँ पे ना दिया जाता तो आपका कैशोवेरी आएगा, क्या आएगा, कैशोवेरी आपको ये देखने को मिलता है। ये क्रम याद करना, कोई ना कोई आपका वहाँ पे दिया जाएगा। ये कम से कम 3 क्रम वहाँ पे पता होने चाहिए। देखो ऑस्ट्रिच से कुछ चीज़ें और आपको पता होनी चाहिए। अगर इसकी हाइट आपसे पता, हाइट पूछ ली जाती तो हाइट ये याद करना, कम से कम 9 फीट इसकी हाइट वहाँ पे होती है। अगर वेट पूछा जाता है 100 केजी, 150 केजी किसका वेट वहाँ पे हो जाता है। अगर ये पूछा जाए इनका जो आपका अंडा वहाँ पे होता है, इनका वेट कितना होता है, यानी 1.5 केजी, यानी सबसे बड़ा अंडा भी इन्हीं का वहाँ पे होता है। अब ये जो आपका ऑस्ट्रिच पक्षी होता है ये आपका उड़ वहाँ पे नहीं सकता है, लेकिन अगर ये पूछा जाए इनकी दौड़ कितनी, दौड़ की चाल कितनी वहाँ पे होती है, तो ये याद कर लेना कम से कम 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ये वहां पे आपका दौड़ सकता है वहां पे। और जो ये ऑस्ट्रिच होते हैं ये ज्यादातर कहाँ पे पाए जाते हैं, ये ज्यादा आपके अफ्रीका में वहां पे पाए जाते हैं। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको पता वहां पे होनी चाहिए। अच्छा ये बताओ टेस्ट ट्यूब बेबी के मामले में बताओ क्या वहां पे आपका होता है। तो जो टेस्ट ट्यूब बेबी के मामले में आपका क्या वहां पे, देखो एक क्वेश्चन ये पूछा गया था आपका, ये एसएससी के एग्जाम में आया था कि ये बताओ टेस्ट ट्यूब बेबी के द्वारा सबसे पहले किसका जन्म वहां पे आपका हुआ था। पहले हम लोग इसका राइट आंसर आप यहाँ पे ध्यान देना, इसमें क्या होता है, अंडा माँ के शरीर के बाहर निषेचित वहां पे होता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अब अगर क्वेश्चन पूछा गया, देखो टेस्ट ट्यूब बेबी का शॉर्ट फॉर्म याद कर लेना, ये आपसे आईवीएफ के नाम से भी क्वेश्चन वहां से आपका पूछा जा सकता है। यानी विट्रो फर्टिलाइजेशन जो आपकी प्रक्रिया होती है, यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन प्रक्रिया आपकी वहां पे होती है, ये आपका आईवीएफ के नाम से वहां पे जानी जाती है। अगर कभी ये क्वेश्चन पूछा गया कि पहला टेस्ट ट्यूब बेबी कौन वहां पे था, तो किसका नाम बताओगे वहां पे, तो वहां पे आप बताओगे किसका नाम, लुइस, किसका नाम बता दोगे यहाँ पे, लुइस ब्राउन का नाम यहाँ पे याद कर लेना। अब इनका जन्म कब वहाँ पे हुआ था, 1978 में इनका जन्म वहाँ पे हुआ था। यानी पहला आईवीएफ यानी टेस्ट ट्यूब बेबी कौन हो जाएंगे, लुइस ब्राउन वहाँ पे हो जाते हैं। कब जन्म हुआ था, 1978 में इनका जन्म वहाँ पे आपका हुआ था। अब बताओ पेड़ों की आयु किसके द्वारा निर्धारित वहाँ पे की जाती है, बताओ परिधि, ऊंचाई, ग्रोथ रिंग्स या सामान्य दिखावट।
तो भाई हमें पता है ग्रोथ रिंग्स, देखो आपने देखा होगा, आप ये नहीं पहले देखा होगा गांव में जब कोई पेड़ वहां पे कटता था वहां पे, तो उसमें देखा होगा उस पेड़ में जो तना होता है उसमें ऐसे ऐसे ग्रोथ रिंग वहां पड़े रहते, ऐसे ऐसे वहां गोल गोल। तो यहाँ पे हम लोग ये करते थे, इनको आप जैसे वहां पे गिनते थे, यहाँ से हमें एक आइडिया ये लग जाता था कि इस पेड़ की आयु यानी कितनी उम्र, कितना पुराना पेड़ वहां पे आपका हो गया। तो यहाँ से क्या कह सकते हैं, ग्रोथ रिंग्स आपका राइट आंसर वहां पे हो जाता था। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ग्रोथ रिंग यानी उनके जो रिंग होते हैं उनको गिन के हम लोग क्या करते हैं, उसकी आयु जान लेते हैं। एक तो आपका कार्बन डेटिंग हाई होता है, यानी किसी चीज का अगर हमें उम्र पता करनी होती है कार्बन डेटिंग हम लोग वहां पे यूज करते थे। अगर कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए सबसे पुराना पेड़ का नाम बता दीजिए वहां पे, तो वृक्ष का नाम एक यहाँ पे नोट कर लेना, क्या ये हो जाएगा ब्रिस्टल कोन, ब्रिस्टल कोन पाइन, ये एक वृक्ष हो जाएगा। इसकी आयु लगभग आपकी 5000 वर्ष वहां पे थे, जिसे आपका सबसे पुराना वृक्ष के नाम से आपका वहां पे जाना जाता था। अब वो तो मैंने बताया दिया कि जब पेड़ आपका कटता उनके रंग गिन के भी हम उनकी आयु का निर्धारण वहां पे कर सकते थे। अगला क्वेश्चन आता है कि मानव में किडनी रोग किस प्रदूषक के कारण वहां पे होता है। मानव में किडनी रोग, जो हमारे मानव में किडनी रोग किसके कारण से होता है, कैडमियम, आयरन, कोबाल्ट, कार्बन। तो क्या कहोगे भाई, कैडमियम आप बताओगे। आप देखा होगा इटाई इटाई रोग, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, सीधा सीधा क्या पूछेगा, ये बताइए जो आपका इटाई इटाई रोग होता है क्या पूछेगा यहाँ पे, इटाई इटाई बताओ। जो आपका इटाई इटाई रोग होता है किसकी वजह से वहां पे होता है, आप यही तो कहते थे वहां पे कि इटाई इटाई रोग किसकी वजह से होता है, कैडमियम की वजह से होता है। तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, सीधा आएगा इटाई इटाई रोग का रीजन क्या है, कैडमियम आपका वहां पे हो जाता है। तो आप राइट आंसर क्या बता दिया, कैडमियम। काउंट करते हैं क्या स्कोर आपका यहाँ पे हो रहा है। इस पौधे के फूल भूमिगत पाए जाते हैं इस पौधे के जो फल होते हैं, फल भूमिगत पाए जाते हैं। देखो आलू, आलू तो भाई फल है ही नहीं, आलू क्या है आपका तना वहां पे आपका हो जाता है। गाजर क्या होती है, गाजर आपकी जड़ वहां पे हो जाती है, ये भी राइट आंसर नहीं होगा। मूंगफली आपका राइट आंसर हो जाए, क्या हो गया, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। प्याज भी आपका क्या होता है, ये फल आपका नहीं होता। तो हम क्या कह सकते हैं, मूंगफली आपका एक ऐसा फल होता है जो नीचे आपका पाया, वहां नीचे वैसे सारे पाए जा रहे हैं, लेकिन ये तो तना हो गया, ये जड़ हो गया, ये सल का आपको वहां पे हो जाता है। अब ये बताओ साइलेंट वैली में एक दुर्लभ और लुप्त प्राय जानवर कौन सा आपका वहां पे हो जाता है। तो क्या बताओगे, वो हो जाएगा आपका लायन टेल्ड मकाक हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर यहां पे हो गया। दोस्तों आप काउंट कर लेना, हमारे 50 क्वेश्चन यहां पे कंप्लीट हो गए। आपका स्कोर यहां पे कितना हो गया। और दोस्तों ये जो आपके नोट्स आपके एप्लीकेशन में वहां अपलोड किए गए वो एक बार डाउनलोड कर लेना। एग्जाम पहले तैयार करके अपना पेपर देने जाना, आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहां से बिल्कुल आपको देखने को मिल जाएंगे। और किसी बच्चे कोई डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और इस क्लास की जो ये PDF वहां पे जो व्हाट्सएप ग्रुप आपका लिंक वहां पे कमेंट बॉक्स में दिया गया, व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे जो जितने भी डेली प्रैक्टिस सेट होंगे वहां पे आपके अपलोड वहां पे कर दिए जाएंगे। और किसी बच्चे कोई डाउट भी होता है आप कमेंट बॉक्स बताना, उसका सॉल्यूशन मैं बिल्कुल वहां पे आपको कराऊंगा। तो ओके दोस्तों, हम लोग कल एक मिलेंगे एक अगली प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए जय हिंद।